आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मो ब्लैक आयरन और के लिए नैन मैनोर के यंग मास्टर योवेन को जान से मार देता है, जिसका बदला लेने के लिए नैन मैनोर के मास्टर यूजी और ली वेनचैन को मो को जान से मार डालने का बोलते हैं। अब सीन लोंगशी सिटी में क्यूहान की वेलकम पार्टी का होता है, जहाँ क्यूहान स्टेज पर खड़ी होकर सब लोगों को ये बता रही थी कि क्यू फैमिली ने लोंगशी सिटी के मार्केट को अब ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है, इसलिए वो सब लोगों को ये पार्टी एंजॉय करने का कहती है। पर हाल ही में पिल रिफाइनिंग कॉन्टेस्ट को जीतने की वजह से सभी लोग मो को घेर कर खड़े होते हैं और बाइजोंग और एल्डर जाओ दोनों ही मो को घेर कर उसकी तारीफ करने में लगे हुए थे। और मो उन लोगों से कहता है अब आप लोग तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, पर साथ ही वो योवेन के साथ हुई फाइट के बारे में भी सोचता है कि ऐसा नहीं था कि मैं उसे मारकर अपनी सोर्ड को अपग्रेड करना चाहता था, पर उसके मरने के तुरंत बाद मेरी सोर्ड ने ब्रेक थ्रू कर लिया, जिसकी वजह से अब मेरी आइस ड्रैगन सोर्ड एक न्यू लेवल पर पहुंच चुकी है, जिसकी पावर्स को चेक करने के लिए मुझे किसी न किसी को चैलेंज करना होगा। तभी क्यूहान मो के पास आकर उससे पूछती है आखिर तुम क्या सोच रहे हो, तो मो उससे कहता है कुछ नहीं, पर क्यूहान उससे कहती है तुम तो कुछ ही दिनों में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए, मेरी ये वेलकम पार्टी तो ऐसी लग रही है जैसे ये वेलकम पार्टी तुम्हारी हो। मो को उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे उससे उससे जलन हो रही हो, इसलिए वो उससे कहता है प्लीज ऐसा मजाक करना बंद कीजिए। तभी दम्ब करके होटल का गेट खुलता है और माओ भी अंदर आते हुए कहता है क्या बड़ी पार्टी है, पर मेरी फैमिली को इसके बारे में तो किसी ने नहीं बताया, क्या तुम लोग हमें बुलाना भूल गए थे। क्यूहान माओवी को देखकर चिल्लाते हुए उससे कहती है माओवी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर किसी ने नहीं बुलाया। पर माओवी स्माइल करते हुए उससे कहता है तुम्हें इतना ज्यादा रूड होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए नहीं हमारे प्यारे मिस्टर मो के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये बात सुनते ही सभी लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं अब मिस्टर मो की रेपुटेशन पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, फिर ये यहाँ पर उनसे पंगा लेने क्यों आया है, लगता है इसका और दाव की दोनों का ही दिमाग खराब हो चुका है। और माओ भी मो के पास आकर उससे कहता है जैसा कि तुम्हें याद होगा तुमने नान मैनोर के यंग मास्टर योवेन को जान से मार डाला है, जिसकी कीमत अब तुम्हें चुकानी होगी, पर हमारे मास्टर वी ने सोचा कि तुम बहुत छोटे हो इसलिए तुम अपने एक हाथ काट कर उन्हें दे दो, जिससे वो तुम्हें माफ कर देंगे। नान मैनोर का नाम सुनकर दो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, जहाँ पर एक आदमी कहता है क्या ये नान मैनोर वाले मिस्टर मो से पंगा लेना चाहते हैं, क्या उन्हें जिंदा नहीं रहना, पर दूसरा इंसान उसे शांत करते हुए कहता है शायद तुम्हें नान मैनोर के बारे में पता नहीं है इसलिए तुम अपने आप को शांत रखो। और माओवी आगे बोलता है हमारे मास्टर वी चैन बहुत ही ज्यादा दयालु हैं, पर अगर फिर भी तुम उनकी बात नहीं मानोगे तो वो अपने नान मैनोर के 4 ग्रेट मास्टर्स के साथ मिलकर अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे आसपास के सभी कनेक्टेड इंसानों को जान से मार डालेंगे। ये बात सुनते ही क्यूहान एल्डरजाओ और बाइजोंग तीनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और सभी इस बात को लेकर फिर से आपस में बातें करते हुए कहते हैं क्या ये नान मैनोर के ग्रेट 4 गार्डियंस की बात कर रहे हैं, अगर वो चारों इस चीज में इन्वॉल्व हैं तो इससे अच्छा तो मिस्टर मो को अपना एक हाथ काट कर ही दे देना चाहिए। माओवी और दाओकी दोनों ही एक साथ अपने मन में ये सोचते हैं अगर मो भले ही तुम्हें उनसे डर नहीं लगता हो पर तुम्हें अपने आसपास के रिलेटिव्स के बारे में तो सोचना ही होगा। फिर तभी मो तुरंत ही अपने आइस ड्रैगन स्वॉर्ड को निकालकर अपने एक हाथ पर रख देता है और माओवी से कहता है क्या तुम्हें मेरा एक हाथ ही चाहिए ना। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन लोगों को ऐसा लगता है क्या मो सच में अपने एक हाथ काट कर उन्हें देने वाला है। माओवी भी हंसते हुए बोलता है तुमने सही कहा, अब जल्दी से अपने एक हाथ काट कर मुझे दे दो। पर तभी मो उसका मजाक उड़ाने के लिए एक अजीब सी शक्ल बनाते हुए उससे कहता है मैं ऐसा नहीं करने वाला। ये देखकर माओ भी चिल्लाते हुए कहता है अगर तुमने रिफ्यूज करने की कोशिश भी की तो हमारे मास्टर वी चैन तुम्हें एक ही मूव में मार डालेंगे। मो ठंडी आंखों के साथ उसे देखते हुए बोलता है तुम किसी फाइट के बिना ऐसा नहीं बोल सकते कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। माओवी को उसकी ये बात सुनकर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहता है ये लड़का सच में बहुत ज्यादा आकड़ू और लापरवाह है। और दूसरे लोग ये बात सुनकर आपस में बातें करते हुए कहते हैं वो मास्टर वी चैन को नहीं जानता इसलिए उनके बारे में ऐसी बातें कर रहा है। और एक अंकल बोलते हैं ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा बहादुर है। और वही मो अपने मन में सोचता है मेरी सोर्ड ने अभी अभी एक न्यू लेवल को अचीव किया है और मैं उसकी पावर को टेस्ट करने के लिए घर बैठे बैठे ये चैलेंज को मैं कैसे रिफ्यूज कर सकता हूँ। फिर मो अपनी तलवार को माओवी के गले पर रखते हुए उसे बोलता है मुझे इस चीज की जरा सी भी परवाह नहीं है कि तुम्हारे मास्टर कौन है, इसलिए आज मैं तुम्हारे मास्टर वी चैन को फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ और मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिर कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। माओवी भी उससे कहता है क्या तुम सच में लड़ना चाहते हो, तो ठीक है जो तुमने कहा है उसे याद रखना, आज से 3 दिन बाद शांगहुआंग माउंटेन पर मास्टर वी तुम्हारा वेट करेंगे। जो बोलते हुए वो मो की तरफ एक कार्ड फेंकता है और मो उस कार्ड को लेते हुए सोचता है लगता है अब बाहर के लोग भी मुझसे लड़ना चाहते हैं। अब उन लोगों में ये बात होने के बाद सभी फिर से आपस में बातें करते हुए कहते हैं मुझे नहीं लगता मो मिस्टर वी चैन को हरा पाएगा, इसलिए हमें मो से अपने सारे कनेक्शंस को तोड़ देना चाहिए। फिर वो सब माओवी की साइड होते हुए माओवी
माओवी से बोलते हैं, डायरेक्टर माओवी, हम सभी मास्टर वी चैन को बहुत ही ज्यादा एडमायर करते हैं, इसलिए क्या आप हम लोगों को उनसे मिलवा सकते हो। माओवी उन लोगों से हंसते हुए पूछता है, क्या अभी भी तुम लोग मो का साथ देने वाले हो। सभी आपस में बहाना बनाते हुए कहते हैं, हम लोग तो बाइजों का चेहरा देखकर यहाँ पर आ गए थे, मो से तो हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है। और उन लोगों की ऐसी बात सुनकर मो अपने मन में सोचता है, ये लोग तो सच में बहुत ही ज्यादा बेशर्म है। पर क्यूहान उन लोगों को समझाते हुए कहती है, क्या तुम लोग सच में मो का साथ छोड़ना चाहते हो, पर तुम लोग सच में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। मो भी उन लोगों से पूछता है, क्या तुम लोग माओ फैमिली को फॉलो करना चाहते हो। सभी लोग माओवी के साइड बोलते हुए कहते हैं, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, हम लोग माओ फैमिली का साथ छोड़कर उसका साथ क्यों दे जो वैसे भी 3 दिन बाद मरने वाला है। मो फिर से उन लोगों को समझाते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुमने आज से माओ फैमिली को चुना है तो बाद में इस चीज के लिए पछताने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अब से हम सब एक दूसरे के लिए दुश्मन है। माओ भी मो के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कहता है, मेरे बड़े भाई मो, चलो देखते हैं क्या तुम माउंटेन पर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर पाते हो या नहीं। फिर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं और एक आदमी चिल्लाते हुए सब लोगों से कहता है, चलो जल्दी से अब माओ फैमिली को फॉलो करते हैं, जिससे हम मो के सारे कनेक्शन से बच सके। फिर उसके बाद बाइजोंग के पास एक कॉल आता है, जिसको रिसीव करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और वो कपकपाते हुए मो को बताता है, या फैमिली को भी आपके नान मैनोर के साथ होने वाली फाइट के बारे में पता चल चुका है, इसलिए उन्होंने अपने प्रॉमिस पूरा करने से साफ मना कर दिया है। जो सुनकर मो भी थोड़ा सा शॉक हो गया था। फिर सीन एक होटल रूम पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ फोन पर भी उसकी फाइट को लेकर उसके लिए नोटिफिकेशन आती है और वो बिना कपड़ों के कल्टीवेट करते हुए सोचता है, मैं अपने दोस्तों को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा रूम रेंट पर ले लिया, पर इसके यहाँ पर एक अच्छी सी जगह पर होने की वजह से ये मेरी कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल ठीक है। और अब उस फाइट के लिए बहुत ही ज्यादा कम टाइम बचा है, इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, अब मैं लापरवाही नहीं कर सकता। मो ये सब सोच ही रहा था, तभी मो का ब्रेक थ्रू होने लगता है और वहीं क्यूहान मो के रूम के बाहर खड़ी होकर ये सोच रही थी, मैं बहुत देर से नॉक करने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरी रात कल्टीवेट करने की वजह से बहुत ज्यादा थक गया होगा। फिर वो तभी देखती है कि मो का रूम का गेट खुला हुआ है और अंदर मो अपना ब्रेक थ्रू कर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तभी क्यूहान अंदर आ जाती है और वो मो को बिना कपड़ों के देख लेती है और मो भी क्यूहान को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। तभी क्यूहान चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम एक बहुत बड़े बेशर्म हो, पर मो उसे समझाते हुए कहता है, मैं केवल कल्टीवेशन कर रहा था, मेरे ऊपर यकीन करो। फिर वो दोनों बाहर हॉल में बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं, जहाँ पर मो क्यूहान से पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। क्यूहान मो को एक एटीएम कार्ड देते हुए बोलती है, मैं यहाँ तुम्हें ये पैसे देने आई हूँ, इस अकाउंट में इतना ज्यादा पैसा है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए ये इनफ होगा। पर मो को क्यूहान की जरा सी भी बातें समझ में नहीं आती और वो उससे पूछता है, आखिर तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब है। क्यूहान मो को समझाते हुए उसे बताती है, मैंने अपने ग्रैंडपा से नान मैनोर के बारे में पता किया था, उन्होंने मुझे बताया कि नान मैनोर उन 4 सीक्रेट मार्शल आर्ट फैमिलीज में से एक है, जो अगर अपनी पूरी पावर्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दे तो वो पूरी दुनिया को हिला सकते हैं और तुम अकेले चाहकर भी उन लोगों से नहीं जीत सकते, इसलिए तुम ये पैसे लेकर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं ग्रैंडपा से बोलकर तुम्हें यहाँ पर वापस बुलवा लूंगी। पर मो उसकी ऐसी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए क्यूहान से कहता है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उससे फाइट नहीं कर सकता। क्यूहान उससे बोलती है, तुम्हें पता है ना कि माओवी के पीछे नान मैनोर है। तभी मो उठकर वहाँ के पर्दे खोल देता है और क्यूहान से बोलता है, मेरे ग्रैंडपा लोग ने मुझे एक चीज सिखाई है, तुम इस बात की जरा सी भी परवाह मत करना कि तुम्हारा दुश्मन कितना ज्यादा पावरफुल है, तुम अपने मन को शांत रखते हुए निर्भय हो जाओ और फिर आगे बढ़ने लगो, भले ही तुम अकेले क्यों ना हो। फिर मो उससे आगे कहता है, देखो सच में मैंने उस मास्टर को नहीं देखा और न ही मुझे उससे जरा सा ही फर्क पड़ता है कि वो आखिर कौन है, पर अगर मुझे इस चीज से बाहर निकलना है तो मुझे उन लोगों को मारना होगा। अब सीन शांगवान माउंटेन का होता है, जहाँ पर कई सारी बड़ी बड़ी तलवारें बनी हुई थी। वहाँ 2 लोग वीचैन के सामने झुककर उसे बोलते हैं, आपको ये स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट चाहिए थे, इसलिए हम यहाँ पर हर एक स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट को ले आए हैं। वीचैन उनसे बोलता है, ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। फिर माओ भी वीचैन से पूछता है, मास्टर वी, आप यहाँ पर 3 दिनों से रुके हुए हैं और आपने ये स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट्स भी बनवाए हैं, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसका आप क्या करेंगे, क्या ये आपके कोई काम आने वाले हैं। वीचैन उससे बोलता है, जरूर, इसलिए तो ये स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट्स मैंने बनवाए हैं। माओ भी उसे देखकर कहता है, आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे कल होने वाली फाइट को आप पक्का ही जीत जाएंगे। माओ भी उससे कहता है, मैंने स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट्स के 90% में इस फाइट को जीत सकता हूँ, पर इनकी मदद से मैं मो को बड़ी आसानी से मार दूंगा। जो बोलकर वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसकी सारी तलवारें चमकने लगती है। अब सीन अगले दिन का होता है, जहाँ पर कई सारे लोग कार के अंदर बैठकर इस फाइट को देखने आए हुए थे। वहीं एक कार में बैठा हुआ लड़का जू चेंग अपने ग्रैंडपा से पूछता है, ग्रैंडपा, हम आखिर ऐसी रेगिस्तानी जगह पर क्यों जा रहे हैं। उसके ग्रैंडपा जू पिजांग उसे बताते हैं, आज नान मैनोर के गार्डियन वी चेन के एक लड़के के साथ इस माउंटेन पर फाइट होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि तुम वो फाइट को देखो। अपने ग्रैंडपा की ये बात सुनकर जू चेंग उनसे कुछ नहीं कहता।
और फिर हमें माउंटेन के ऊपर वीचेंग को बैठा हुआ दिखाते हैं और दाओकी माओवी से पूछता है आखिर ये यहाँ पर कब से बैठे हुए हैं। माओवी उसे बताता है जब से उन्होंने अपनी शॉर्ट फॉर्मेशन को तैयार किया है उसके बाद से ही वो यहाँ पर बैठकर इस तरीके से मेडिटेट कर रहे हैं। तभी याओजू आगे बढ़कर उससे बोलता है आखिर उन्हें मेडिटेट करने की क्या जरूरत है, वो ऐसे भी मो को मार सकते हैं। पर दाओकी उसे शांत करते हुए समझाता है और कहता है वीचेन ने मो को मारने के लिए अपनी शॉर्ट फॉर्मेशन को बना लिया है, पर अगर नॉन-मैनोर के गार्डियन चाहे तो यहाँ पर उनके अलावा भी कई सारे लोग मारे जा सकते हैं, इसलिए प्लीज तुम शांत रहो। और वहीं दूसरी तरफ सभी लोग मो को लेकर उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे होते हैं क्योंकि वो लोग ये बात अच्छे से जानते थे कि लॉक्सी सिटी में सभी लोगों की फैमिली का फ्यूचर इसी फाइट पर तय है। पर यिनरिन को अपने टीचर पर भरोसा होता है और वो कहती है टीचर आप अपना बेस्ट देना। और वहीं वीचेन की मेडिटेशन टूट जाती है और उसे ये एहसास हो जाता है कि वो यहाँ पर आ गया है। वो अपनी कार से उतरते हुए बाहर आ जाता है और उसने एक वॉरियर की तरह कपड़े पहने हुए थे। माओवी मो को देखकर हंसते हुए उससे कहता है तुम में तो सच में हिम्मत है, तुम यहाँ पर आ गए, पर बाद में मैं तुम्हें लात मारकर लॉक्सी सिटी से बाहर निकाल दूंगा। याओजू भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है तुम तो इसे अभी लात मारकर यहाँ से निकाल दो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें इस चीज के लिए मौका मिलेगा क्योंकि मास्टर वीचन इसे यहीं पर मारकर जमीन में गाड़ देंगे। और बाकी लोग भी इसी तरीके से मो को ताना देते हुए उसको कई सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि तुमको तो यहीं पर मर जाना चाहिए, तुम तो जल्दी से मर जाओ। पर मो उन लोगों की बात मानकर यहाँ पर अपने कदम को नहीं रोकने वाला था और वो पूरी तरह से उन लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता रहता है क्योंकि असल में उन लोगों की ऐसी बातों से उसको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पर यूनियन ये बातें सुनकर बाइजोंग पर गुस्सा करते हुए कहती है मुझे एक रीजन चाहिए कि ये लोग इस तरीके से मेरे टीचर से इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हैं। बाइजोंग उसे शांत करते हुए कहता है मो ने पहले ही कहा था कि हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, इसलिए अब तुम जल्दी से शांत हो जाओ। और तभी उन तानों के बीच में से एक मासूम सी आवाज आती है ब्रदर मो मैं आपका साथ दूंगी। मो ये आवाज सुनकर तुरंत पलटकर देखता है और सोचता है ये तो वही लड़की है जिसे मैंने एक बार क्योर किया था। वो लड़की एक मासूम सी स्माइल देते हुए यहाँ पर मो का सपोर्ट करने के लिए आ गई थी। पर माओ भी इस बात पर भी मो का मजाक उड़ाते हुए कहता है देखो अभी भी कोई उसके साथ खड़ा हुआ है। फिर वो उस लड़की से कहता है लड़की जल्दी से यहाँ से जाकर अपनी माँ के पल्लू में छुप जाओ क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उन लोगों की ऐसी बातें सुनकर वो लड़की अपने मन में सोचती है ना जाने क्यों अंकल्स और एल्डर्स इनसे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं, पर मुझे ये पता है कि ब्रदर मो बहुत ही अच्छे इंसान है। फिर वो लड़की पलटकर उन लोगों से कहती है ब्रदर मो कोई भी बुरे इंसान नहीं है, ये तो वही है जिनने हम लोगों के लिए वो पिल बनाकर हम लोगों की जान बचाई थी और सब लोगों के चेहरे ठीक किए थे। ये बात सुनते ही सभी बड़े बड़े लोगों की नजरें झुक जाती हैं और वो एक छोटी सी बच्ची से नजर नहीं मिला पाते। और वो लड़की आगे कहती है इन्होंने हमारे लिए योशी सिटी के पिल रिफाइनिंग कॉन्टेस्ट को जीता था जिससे हम लोगों को सप्लाईज मिल सके। ब्रदर मो तो हमारी लॉन्गशी सिटी के हीरो है। उसकी ऐसी बात सुनकर सभी लोगों के चेहरे पर शर्म आ जाती है और वो लोग कहते हैं ये लड़की ठीक कह रही है। और कई सारे लोग कहते हैं इनकी बनाई हुई पिल से ही हमारा चेहरा ठीक हुआ था। पर माओवी को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़की के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है तुम्हारा शुक्रिया, क्या तुम मेरे साथ ऊपर चलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहोगी। और ये देखकर माओवी गुस्से में कहता है आखिर ये लड़का कितना ज्यादा एरोगेंट है, ऐसे समय पर भी ये देखो किस तरीके से हंस रहा है। उसकी ऐसी बातें सुनकर डरते हुए सभी लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं तुम सही कह रहे हो, मो को इस टाइम तो सही में मर जाना चाहिए। और दूसरे लोग भी इसी तरीके की फिर से बातें करने लगते हैं। और फिर एक लड़का कहता है अगर ये यहाँ पर मर जाता है तो लॉन्गशी सिटी का कोई ना कोई हिस्सा तो हमारा जरूर होगा जिसे हम हमारा घर कह सकते हैं। और वहीं क्यू हन क्यूचू से पूछती है क्या ग्रैंडपा नॉन मेजोर को नहीं रोक सकते। क्विंचू से बताता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने कहा है कि वो इतने ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है कि वो इन्हें रोक सके। तो इस चीज से तुम ये समझ सकती हो कि नॉन मैनोर आखिर कितनी ज्यादा बड़ी और स्ट्रॉन्ग फैमिली है। और वहीं वो इतनी बड़ी बड़ी तलवारों को देखकर सोचता है ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने ये सब पहले से ही देखा हुआ है। फिर वो वहाँ ऊपर उस लड़की को अपने साथ लेकर चला जाता है जहाँ पर वीचेन उसका वेट कर रहा था। फिर वीचेन उससे बोलता है तुमने नॉन मैनोर के मास्टर के लड़के को मारकर उन्हें गुस्सा दिला दिया और उसके बाद भी तुम इस तरीके से खड़े हुए हो जैसे कुछ भी हुआ ही ना हो, तुम तो सच में माफी के लायक तक नहीं हो। पर फिर भी मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, अगर तुम अपने आप को मार डालो तो शायद तुम्हें एक आसान मौत मिले। पर मो कहता है अगर मैं ऐसा ना करूं तो तुम क्या कर लोगे। वीचेन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है तो आज का दिन इस माउंटेन पर तुम्हारी मौत का दिन होगा। जो बोलते हुए वो अपनी पावर्स से बॉडी को एनहेंस करते हुए अपनी बॉडी को मस्कुलर कर लेता है। मो उस लड़की को पीछे खड़ा करते हुए कहता है तुम यहीं पर खड़ी रहना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ जिसके बाद तुम्हें अच्छे अच्छे कूल मूव सिखाऊंगा। ये देखकर माओवी को मुंह पर और ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है मुझे इग्नोर करना बंद करो। जो बोलकर वो आंख झपकने की स्पीड से मुंह पर अटैक कर देता है जिसे जैसे तैसे कर मुंह रोक लेता है और
और सोचता है इसकी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब उन दोनों में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर धम धम कर बहुत ज्यादा आवाजें आती है और किसी को भी ये दिखाई नहीं देता कि आखिर वो कहाँ पर है। और नीचे से खड़े होकर सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और माओ भी अपने मन में सोचता है ये लोग तो सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मुझे तो इनकी शेडोज भी सही से दिखाई नहीं दे रही। और उनकी स्पीड की वजह से वहाँ पर पूरे में धुआं धुआं हो जाता है और वो अपने आसपास देखता है क्योंकि वीचैन उस धूल में कहीं गायब हो गया था। तभी मो के पीछे से एक पंच आता है और वीचैन उससे कहता है क्या मो तुम्हें मेरा हाथ फील हो रहा है, अब कई सारी ब्लेसिंग्स तुम पर बरसने वाली है। तभी उसका पंच मो के सिर से जाकर लगता है और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ हड्डियां टूटने की आवाज आती है। सब लोग ये आवाज सुनकर एक पल के लिए सहम जाते हैं, पर याओजू आगे बढ़कर बोलता है क्या तुम लोगों ने ये हड्डियां टूटने की आवाज सुनी, मुझे तो ऐसा लगता है मो के सिर के चीथड़े चीथड़े उड़ गए होंगे। दाओकी भी बोलता है तुमने सही कहा, वैसे भी मास्टर वीचैन को मो को हराने के लिए केवल 1 या 2 मूव ही चाहिए थे। पर इस चीज से बाईजोंग तो शौक में चला जाता है और यूनियन रोते हुए अपने टीचर को आवाज देती है और क्यूहन को भी ऐसा लगता है कि अब मो सच में मर चुका है। पर जैसे ही धुआं छटता है तो सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि असल में मो को नहीं मास्टर वीचैन को चोट लगी थी, उनकी पंच से खून आ रहा था और वो तीनों एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं आखिर मो का स्कल कितना ज्यादा हार्ड है। और मो भी मास्टर वीचैन से माफी मांगते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं लेजेंडरी आयरन हेड हूँ। जो सुनकर वीचैन गुस्से में अपनी पावर से सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और मो को उसमें फंसाने की कोशिश करता है और साथ ही मो से कहता है सच में तुम्हारे पास कुछ एबिलिटीज तो है, पर आज तुम अपने मौत के मुंह में आ गए हो इसलिए तुम यहाँ से बचकर नहीं जाने वाले। मो भी ये फॉर्मेशन को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि वो दोनों इस फॉर्मेशन के अंदर थे और इस फॉर्मेशन का नाम सोर्ड बेंटिंग ग्रेट फॉर्मेशन था। पर ये फॉर्मेशन अपने आसपास के लोगों पर भी इफेक्ट कर रही थी जिस वजह से उन लोगों को भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, पर किसी को भी ये देखकर जरा सा ही फर्क नहीं पड़ता। और हुटिया जाओ तो कहता है मास्टर सच में आप तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, पर ये देखकर जाओ और उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और वही मो इस फॉर्मेशन के अंदर था जहाँ पर वीचैन जमीन पर हाथ मारकर उन सभी बड़ी बड़ी तलवारों को मुंह पर फेंकने के लिए निकाल लेता है। मो भी इतनी बड़ी बड़ी तलवारों को अपने सिर पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान था और फिर वो मुंह पर वो बड़ी बड़ी तलवारों को गिराने लगता है, पर मो सही समय पर साइड में जंप कर उस तलवार से बच जाता है। हुचेंग के ग्रैंड भाई ये देखकर बोलते हैं ये लड़का ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं टिक पाएगा, इसलिए हुचेंग उनसे बोलता है ग्रैंडपा ये देखना बंद करिए और प्लीज उसकी कोई मदद कीजिए वरना मो यहाँ पर मारा जाएगा। उसके ग्रैंडपा भी ये सोचते हैं मास्टर वीचैन 3 दिनों से इस फॉर्मेशन को बनाने में लगे हुए थे, मुझे नहीं लगता कि मो यहाँ पर ज्यादा देर तक टिक सकता है। वहीं वीचैन मो पर अपनी तलवारों से कई सारे वार करता है पर मो हर बार उससे बच जाता है और तभी वो एक तलवार मुंह पर फेंकता है पर वो गलती से उस लड़की की तरफ जाने लगती है। ये देखकर मो जल्दी से उस लड़की के सामने आ जाता है और उस तलवार को अपने एक ही हाथ से रोक देता है। सभी ये देखकर बहुत ज्यादा दंग हो जाते हैं और मो को एक मॉन्स्टर कहने लगते हैं। और फिर मो वीचैन से कहता है मुझे याद आ गया, ये शॉर्ट फॉर्मेशन 18 बड़ी बड़ी तलवारों से एक दूसरे को मारने के लिए बनाई गई थी, ये बिल्कुल एक चेस के गेम की तरह है। ये बोलकर मो वीचैन की ही तलवारें वीचैन के ऊपर फेंकने लगता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है और साइड में जंप कर इससे बचने की कोशिश करता है। पर मो अब उसे छोड़ने वाला नहीं था इसलिए वो एक एक कर उस पर कई सारी तलवारों से वार करता है जो देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और वही माओवी, याओजू और डाउंकी वो तीनों ही एक साथ चिल्लाकर कहते हैं क्या इन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि ये इस फाइट को पक्का जीत जाएंगे। पर अब यूनियन और उसके बाकी लोग इस चीज को देखकर पूरी तरह से टेंशन फ्री हो जाते हैं और फिर वीचैन एक कोने पे जाकर रुककर मो को भी रोकने का कहता है और फिर उससे हैरानी के साथ पूछता है कि तुम्हें इस फॉर्मेशन के सॉल्यूशन मेथड के बारे में कैसे पता। मो भी इतनी बड़ी भारी तलवारें उठाकर उसका पीछा करते हुए थक गया था इसलिए वो उसे आराम से बताता है मेरे ग्रैंडपा ने मुझे इसके बारे में कई बार बताया था कि उन्होंने एक खराब सी शॉर्ट फॉर्मेशन बनाई थी जिसके अंदर कई सारी वीकनेसेस होने की वजह से उनने इस फॉर्मेशन को बाउल ऑफ नूडल्स के लिए बेच दिया था। नूडल की बाउल का सुनकर वीचैन को वो दिन याद आता है और वो अपने मन में सोचता है क्या वो इमॉर्टल मास्टर जैसे एक बाउल नूडल देकर मैंने ये फॉर्मेशन ली थी, क्या वो मास्टर मो के ग्रैंडपा थे। ये सोचते ही उसके पैर कपकपाने लगते हैं और वो मो के सामने घुटनों के बल बैठकर मो से माफी मांगते हुए कहता है ये जूनियर वीचैन आपसे अपनी गलती की माफी मांगता है और उम्मीद करता है कि आप इसे माफ कर देंगे। सभी वीचैन को मो के पैरों में देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और माओवी के पैरों के नीचे की तो जमीन हिल जाती है और वो अपने मन में सोचता है अगर मास्टर वीचैन मो के सामने घुटनों पर है तो मेरी माँ फैमिली तो पूरी तरह से तबाह होने वाली है। फिर मो वीचैन को उठाते हुए उससे कहता है अगर आप मेरे ग्रैंडपा को जानते हैं तो मैं आपको माफ कर देता हूँ। वीचैन उससे कहता है मेरे ऊपर लानत है और मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपके ग्रैंडपा को जान सकूँ। और उसी समय मो अपने मन में सोच रहा था कि मैं मास्टर वीचैन को मारकर सब
लोगों को एक वार्निंग देना चाहता था, पर ये मेरे ग्रैंडपा को जानते हैं, इसलिए अब मैं इनका कुछ भी नहीं करूंगा। फिर वो तीनों माउंटेन से नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर वो लड़की मुझसे कहती है, आप सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, मैं बड़ी होकर आपकी तरह ही एक महान इंसान बनूंगी। और वहीं वी चैन मुझसे उसके ग्रैंडपा के बारे में पूछता है, जो सुनकर वो उसको गुस्से की नजरों से देखते हुए उससे कहता है, मेरे ग्रैंडपा बिना किसी डायरेक्शन के ट्रेवल करते हैं, इसलिए प्लीज उनके बारे में मुझसे पूछना बंद करो। वी चैन अपना सिर खुजाते हुए उससे कहता है, ठीक है, अब मैं इसके बारे में याद रखूंगा। अब सभी फिर से मुंह के ऊपर राय रखना चालू कर देते हैं, पर वो इस बार भी उन लोगों पर ध्यान न देते हुए उस लड़की को नीचे ले आता है और उसकी माँ के पास छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तो हु चैंग के ग्रैंडपा हु चैंग से कहते हैं, मो सच में एक यंग हीरो है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक टैलेंट है, बस तुम थोड़ा सा वेट करो, जैसे ही हमें मौका मिलेगा तो हम इसे अपनी मिलिट्री बेस पर एज अ गेस्ट इनवाइट करेंगे। फिर वो कार में बैठकर वहाँ से जाने ही वाला होता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि एक लड़का उसी की तरह कपड़े पहनकर और हेयर स्टाइल करके वहाँ से नीचे की तरफ भागता जा रहा था। पर मो को उसे देखकर ये समझ में नहीं आता कि आखिर वो कौन है। अब सीन शेंगहोंग माउंटेन के छोटे से गांव का होता है, जहाँ पर कुछ लोग वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे और उनसे प्रोटेक्शन फीस के नाम पर बहुत सारे पैसे लेते हैं। पर तभी वहाँ पर वो फेक मो आ जाता है और स्टाइल मारते हुए उन लोगों से कहता है, चलो देखते हैं यहाँ पर ऐसा कौन है जिसकी हिम्मत हुई कि वो यहाँ पर आकर प्रोटेक्शन फीस मांग सके। वो विलेज एल्डर फेक मो को वहाँ पर देखकर उसके सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता है, ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं। और बाजी और जूयन मो को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो फेक मो एल्डर से कहता है, मैं यहाँ पर तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया हूँ, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। सब लोगों को मेरी स्ट्रेंथ के बारे में पता है, मैं मास्टर वी चैन को अभी अभी हरा कर आया हूँ। पर हमारा मुंह उसे देखकर एक बुरी सी शक्ल बना लेता है और अपने मन में सोचता है, ये तो वही हंटर है जो मेरे साथ टाइगर को मारने के लिए गया हुआ था, चलो देखते हैं आखिर ये क्या कर सकता है। और बाजी और जू यंग दोनों ही उसे देखकर पहचान लेते हैं कि ये कोई फेक है। पर वो विलेज एल्डर सोचता है, लगता है इन लोगों पर हमारी ये ट्रिक काम कर गई, इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग डर रहे हैं। पर तभी उस फेक मो के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है और बाजी उसे गाली देते हुए कहता है, कमीने, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग पहली बार मो को देख रहे हैं? फेक मो अपने चेहरे को पकड़ते हुए उन लोगों से कहता है, मैं तुम्हारे जैसे गैंगस्टर से पहली बार मिल रहा हूँ और मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर करना बंद करो। और वहीं पीछे मो ये सब शो देखकर हंसे जा रहा था और वो ही कहता है कि लगता है कि ये लोग इन दोनों को डराने के लिए ये सब कर रहे थे। पर अब उन लोगों का ये पासा उन लोगों पर उल्टा पड़ने लगा था, क्योंकि बाजी और जूयान दोनों ही फेक मो को डराते हुए उससे कहते हैं, आखिर तुम लोग अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग पहली बार मो से मिल रहे हैं? हम लोग पहले से ही मो को जानते हैं, इसलिए अब ये एक्टिंग करना बंद करो और सारा पैसा हमें दे दो, वरना हम लोग तुम्हारे प्रोटेक्शन फीस को डबल कर देंगे। पर वो फेक मो अभी भी अपनी एक्टिंग बंद नहीं करता और उन लोगों से बोलता है, मेरे और करीब आना बंद करो, अगर तुम लोग मेरे और करीब आए तो मैं तुम लोगों को पीटना चालू कर दूंगा। पर इस बात से उन दोनों को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों ही अपने डंडे लेकर उस पर हमला करने ही वाले होते हैं। पर तभी मो वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों की रॉड को पकड़ लेता है और उन लोगों से कहता है, क्या बात है तुम दोनों तो मुझे बहुत दिनों के बाद दिख रहे हो। बाजी और जूयान दोनों ही रियल मो को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कपकपाते हुए मो से बोलते हैं, मिस्टर मो, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मो जूयान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं तो बस यहाँ पर थोड़ा बहुत घूम रहा था। जूयान, हम दोनों तो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, फिर तुम इतने ज्यादा डरे हुए क्यों लग रहे हो? और थोड़ी देर पहले कौन बोल रहा था कि किसी ने मुझे बहुत ज्यादा पीटा था? पर मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा। ये सुनते ही वो दोनों अपनी रॉड फेंक कर मो के सामने झुकते हुए उसे माफी मांगते हैं और वो फेक मो भी सामने आकर बैठ जाता है और जूयान मो से बोलता है, प्लीज हम लोगों को माफ कर दीजिए, हम लोग तो बेवकूफ है और इन लोगों के मजे ले रहे थे। और बाजी भी उससे कहता है, भले ही हम लोग कितने ही ज्यादा बहादुर क्यों ना हो, पर हम लोग आपसे पंगा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। असल में उन लोगों ने यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं किया था, इसलिए वो उन लोगों को यहाँ पर माफ कर उन्हें गाँव के लोगों को परेशान करने से मना करता है और एक अच्छी सी जॉब ढूंढकर एक अच्छे इंसान की तरह जिंदगी जीने की बोलता है, जिसके लिए वो दोनों ही राजी हो जाते हैं। और फिर वो फेक मो भी अपनी विग निकाल कर मो का शुक्रिया करता है और वो विलेज एल्डर भी मो का शुक्रिया करते हुए कहता है, आपकी आज की एक्शन की वजह से हम लोग बाल बाल बच गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर मो उन लोगों से कहता है, असल में मैं यहाँ पर तुम लोगों की मदद करने के लिए नहीं आया, मैं तो यहाँ पर ये देख रहा था कि तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती करने की किस प्रकार कोशिश की है। ये सुनकर वो चारों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और काफी ज्यादा डर जाते हैं। पर इस बात को संभालने के लिए विलेज एल्डर मो से कहता है, पर आपने हमारी जो मदद करी है इसलिए हमारा विलेज आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट देना चाहता है। मो उससे पूछता है, आखिर किस तरीके का गिफ्ट? तो विलेज एल्डर मो को अपने साथ विलेज के अंदर ले जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ी मैंशन को दिखाते हुए कहता है, हमारे यहाँ के सभी विलेजर्स ने ये डिसाइड किया है कि
हम लोग ये मेंशन आपको एज अ गिफ्ट देंगे। मो उस मेंशन को देखकर सोचता है ये पूरी जगह स्पिरिट एनर्जी से भरी हुई है। यहाँ की रिवर में भी लोंगशी सिटी से 100 गुना ज्यादा स्पिरिट एनर्जी है। ये तो कल्टीवेट करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लेस है। पर फिर वो एल्डर से कहता है मैं ये मेंशन ऐसे नहीं ले सकता। तो वो विलेज एल्डर मो को समझाते हुए उससे कहता है आप इसे लेने से ज्यादा मत सोचिए, असल में आपको ये देना हमारे लिए भी एक पर्सनल मोटिव जैसा है। अगर आप यहाँ पर रहने लगेंगे तो ये पूरा विलेज आपकी प्रोटेक्शन में रहेगा, जिससे कोई भी गैंगस्टर्स बाहर से आकर हम लोगों को परेशान नहीं करेंगे। मो उन लोगों की मदद करने के लिए इस मिशन को ले लेता है, पर उन लोगों से कहता है मेरा स्कूल अभी भी बाकी है और मैं अभी भी स्कूल जाने वाला हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो यहाँ पर रहकर इसकी प्रोटेक्शन कर सके। पर सभी मो की ये बात सुनकर उसका साथ देने से मना कर देते हैं और बाजी भी उससे कहता है मुझे और भी कई सारे काम है, इसलिए मैं यहाँ पर रहकर आपकी इस मिशन को प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद नहीं कर सकता। पर तभी जू यांग इस काम के लिए अपने आप को वॉलंटियर करते हुए कहता है मैं यहाँ पर रहकर आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ और आज के बाद मैं आपके लिए पूरी तरह से लॉयल रहूंगा। मो उसकी ऐसी बातें सुनकर स्माइल करते हुए सोचता है चलो एक बुरा इंसान तो अच्छाई की रोशनी में आने के लिए तैयार है। इसलिए मो जू यांग से बोलता है अगर तुम सच में ये काम करना चाहते हो तो बाकी लोग यहाँ से जा सकते हैं। फिर मो उसे अपनी मेंशन की तरफ ले जाते हुए उससे कहता है यहाँ पर कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और फिर वो जू यांग से आगे बोलता है अगर तुम सच में मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जू यांग पूछता है आखिर मास्टर आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं। तभी मो अपनी एनर्जी को अपने हाथ पर कलेक्ट करके सामने की तरफ एक अटैक करता है, जिससे उस एनर्जी की एक बहुत बड़ी वेव बनती है और पूरी मेंशन उसमें कवर हो जाती है। जू यांग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मो से पूछता है मास्टर आखिर ये सब क्या है। मो उस स्पिरिट स्टोन को निकाल कर बोलता है आखिर मुझे एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पर मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने ये स्पिरिट स्टोन जू यांग से प्राप्त किया था। जो बोलकर मो उस स्पिरिट स्टोन को वहाँ के पानी में फेंक देता है, जिससे वो पानी आसमान में उड़ने लगता है। और जू यांग मो से फिर से पूछता है आखिर मास्टर ये सब क्या है, और मो उसे बताता है कि स्पिरिट स्प्रिंग ग्रेट फॉर्मेशन है। जू यांग ये देखकर बोलता है मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरे जो मास्टर होंगे वो इस तरीके का कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। ये सोचकर वो मो के सामने अपने हाथ जोड़ लेता है और बैठकर उससे कहता है अगर आपने मुझे चूज करा है तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। आज से और अभी से मैं आपके लिए हमेशा लॉयल रहूंगा और कभी भी अपने मास्टर को विट्रे करने के बारे में नहीं सोचूंगा। मो उससे बोलता है बस तुम यहाँ पर रहकर इस जगह की रक्षा करो, पर अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा। जिसके लिए जू यांग मान जाता है और कहता है ठीक है। इसलिए मो कुछ दिन यहाँ पर रहने का सोचता है क्योंकि वो यहाँ पर टेंशन फ्री होकर कल्टीवेट कर सकता था। अब सीन अगले दिन का होता है जहाँ पर मेंशन के अंदर मो कल्टीवेट कर रहा था। तभी जू यांग मो के पास आवाज देते हुए आता है और मो उससे पूछता है आखिर यहाँ पर क्या हुआ। जू यांग के सूजे हुए चेहरे को देखकर साफ समझ में आता है कि जैसे उसने किसी के साथ मारपीट की हो। जू यांग मो को बताता है टाइजन और डाइहा इस मेंशन को खरीदने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैंने उन दोनों को ये बताया कि ये मेंशन मिस्टर मो की है, पर उन लोगों को मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं हुआ, इसलिए उन लोगों ने मुझे मारकर मेरा ये हाल कर दिया। और हमें वही वहाँ टाइजन और डान हा को दिखाते हैं जो आपस में बातें करते हुए कहते हैं इस जगह को हमें मास्टर टाई क्यों ने बताया था। यहाँ से पास ही में समुद्र का सीन भी दिखता है और ये यहाँ की टॉप प्लेस में आती है, पर मुझे यहाँ की स्टाइल ज्यादा पसंद नहीं आई, इसलिए मैं इसे चेंज करूंगा और इसे भी चेंज करूंगा। बस मेरे इस मेंशन को खरीदने की वेट है, उसके बाद इस सब को मैं अपने स्टाइल में बदल दूंगा। जिस जगह पर मैं रहने वाला हूँ वहाँ पर केवल मेरे ही रूल चलेंगे। पर तभी वहाँ पर मो की आवाज आती है कि आखिर कौन यहाँ पर क्या बदलने वाला है। वो दोनों ही मो को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन दोनों की हवा टाइट हो जाती है और अपने घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगते हुए कहते हैं हमें ये नहीं पता था कि ये मेंशन आपकी है। जू यांग गुस्से में उन दोनों से बोलता है मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि ये मेंशन मिस्टर मो की है, पर तुम लोगों को ही मेरी बातों पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। टाइजन बोलता है मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मिस्टर मो यहाँ पर रह सकते हैं, ये सारी गलती मेरी है। इस जैसी शानदार जगह पर केवल आप जैसा शख्स ही रह सकता है। मो उसे शांत करते हुए बोलता है ठीक है, तुम लोगों ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, इसलिए तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, पर आगे से कुछ भी ऐसी हरकत करने के बारे में मत सोचना। तभी टाइजन मो को टोकते हुए मो से पूछता है आखिर ये हवा में उड़ता हुआ पानी क्या है। मो उसे बताता है ये होली स्पिरिचुअल वाटर है, अगर कोई आम इंसान इस पानी को पीता है तो उसकी फिजिकल कंडीशन और लाइफ स्पैन दोनों ही इम्प्रूव हो जाती है। ये सुनते ही उन दोनों की आंखें चमकने लगती हैं और टाइजन मुझसे कहता है हमारी इस रूडनेस के लिए हमें माफ करिएगा, पर क्या आपके पास कोई ऐसा प्लान है जिससे आप इस पानी को मार्केट में बेच सकते हैं। मो उसकी बात सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए टाइजन उसे आगे बताता है अगर मार्केट में इस तरीके का कोई आइटम आता है तो सभी लोग उसे खरीदने के लिए बहुत ज्यादा उतारू हो जाते हैं, इसलिए मेरी टाई फैमिली
आपके लिए एक सेलिंग प्लान बनाने के लिए अपने आप को वॉलंटियर करती है। मो उसकी बातें सुनकर सोचता है, अभी के समय में तो मुझे जरा से भी पैसे की जरूरत नहीं है, पर फ्यूचर में कल्टीवेट करने के लिए मुझे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए मुझे बहुत सारा पैसा लगेगा। इसलिए वो टाइजन से बोलता है, ठीक है, मैं इस सब की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। ये सुनकर टाइजन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मुझसे कहता है, मैं हमेशा आपके लिए लॉयल रहूंगा, और अगर आप चाहे तो मुझे अपना नौकर बनाकर भी रख सकते हैं। मेरी ये टाई फैमिली आपकी दी हुई इस जिम्मेदारी को जरूर पूरा करेगी। और डाइहा भी कहता है, हाँ मैं भी, मेरी फैमिली भी आपका सपोर्ट जरूर करेगी। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर डाइहा टाइजन से कहता है, तुम्हें बहुत अच्छे से दूसरों का काम छीनना आता है। फिर वो उन दोनों के जाने के बाद जोयान से कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। 2 दिन बाद मेरी एक दोस्त यहाँ पर काम करने के लिए आने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी प्रोटेक्शन करो जब तक मैं अपना कल्टीवेशन पूरा करता हूँ। जल्दी ही लोगों को यहाँ के स्पिरिचुअल वाटर के बारे में पता चल जाएगा, जिससे यहाँ पर कई सारे बुरे लोग भी आ सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। अब सीन 2 दिन बाद जांग फैमिली के होटल का होता है, जहाँ पर वहाँ का मैनेजर एक लड़की से कहता है, मेरी लड़की, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? ये सारे काम तो मैं कर लूंगा, तुम जाकर बस आराम करो। वो लड़की उससे कहती है, पर ये सारा तो मेरा काम है। ये लड़की कोई और नहीं, असल में चैनवा थी, और वो अपने मन में सोचती है, मैंने मुझसे कहा था कि मुझे समर ब्रेक में कहीं पर पार्ट टाइम जॉब चाहिए, पर यहाँ पर आकर तो ऐसा लगता है कि मैं किसी वेकेशन पर हूँ, क्योंकि ये मुझे कोई काम करने ही नहीं देते। और फिर तभी एल्डर जाओ का सबसे छोटा पोता जाओ टाइजू अपने कुछ लोगों के साथ वहाँ पर खाना खाने के लिए आता है, और उसके साथ आया हुआ एक लड़का मैनेजर से आकर कहता है, क्या तुम अंधे हो? जाओ टाइजू यहाँ पर खाना खाने के लिए तुम्हारे होटल में आया है, और वहाँ पर गेट पर कोई भी उनका वेलकम करने के लिए नहीं आया। मैनेजर जाओ टाइजू के सामने झुकते हुए बोलता है, मास्टर आप यहाँ पर आ गए, मुझे इसके बारे में नहीं पता था, अंदर आइए। तभी जाओ टाइजू चैनवा को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, और मैनेजर को धक्का देते हुए कहता है, इस लड़की से कहो कि ये मेरे लिए पानी लेकर आए। चैनवा इस चीज को देखकर थोड़ी सी डर जाती है, पर वो सोचती है, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये सारी चीजें मैनेजर के ऊपर आएंगी, इसलिए वो जाओ टाइजू को वेट करने का कहती है और उसके लिए पानी लेकर आती है। तभी जाओ टाइजू अपने एक लड़के को आंख मारकर उसे इशारा करता है, जिसे वो लड़का समझ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद चैनवा वहाँ पर पानी लेकर आ जाती है, पर तभी वो लड़का चैनवा के पैरों में पैर मारकर वो सारा का सारा पानी जाओ टाइजू के ऊपर गिरा देता है। और दूसरी तरफ वो अपनी मेंशन में कल्टीवेट करते हुए सोच रहा था, इस होली स्पिरिचुअल वाटर की मदद से और माइनर रिकवरी पिल की मदद से मैं मेंटल फाउंडेशन लेवल की पीक पर तो पहुंच चुका हूं, पर मुझे इसके बारे में नहीं पता कि मैं ब्रेक थ्रू करके द कोर फॉर्मेशन रेल में पहुंच पाऊंगा या नहीं। तभी जाओयान भागता हुआ मो के पास आता है और उसे बताता है कि एक बहुत बुरी खबर है। मो से बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब मैं कल्टीवेट करूं तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। जोयान मो को कहता है, पर ये चैनवा के बारे में है, वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी है, जैंग होटल में कुछ लोग उसे परेशान कर रहे हैं। ये सुनते ही मो कल्टीवेशन छोड़कर जोयांग से कहता है, चलो जाकर देखते हैं। फिर सीन होटल के अंदर का होता है, जहाँ चैनवा नीचे बैठी हुई जाओ टाइजू से इस चीज की माफी मांगती है, पर वो चैनवा से कहता है, तुम्हारी सॉरी से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए जल्दी करो और यहाँ पर आकर इस पानी को साफ करो। असल में वो सारा का सारा पानी उसके पैंट पर मेन पार्ट पर गिर गया था, और इस तरीके से वो चैनवा से इसे साफ कराकर उसके साथ एंजॉय करना चाहता था, और इसी की वजह से अब चैनवा रोने लगी थी। ये देखकर मैनेजर टेंशन में आ जाता है और सोचता है, जाओ टाइजू एल्डर जाओ के सबसे छोटे पोते हैं, इसलिए मैं उनसे पंगा नहीं ले सकता, पर चैनवा भी मिस्टर मो की दोस्त है और मैं भी उनसे पंगा लेना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो बीच का रास्ता निकालने के लिए जाओ टाइजू से कहता है, हम हमारी इस गलती के लिए माफी मांगते हैं, इसके बदले मैं आपको पैसा देना चाहूंगा, बताइए इसके कितने हुए। जाओ टाइजू उसकी ये बात सुनकर चिल्लाते हुए उससे कहता है, आखिर तुम मुझे क्या समझते हो, मेरे पास क्या पैसे की कमी है? मैनेजर उसे समझाते हुए कहता है, पर सर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। तभी जाओ टाइजू एक ग्लास को उठाकर उस मैनेजर के मुंह पे फेंक कर मारता है, जिससे उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है, और फिर वो चैनवा का हाथ पकड़कर उससे कहता है, तुमने जो ये पानी गिराया है उसे जल्दी आकर यहाँ पर साफ करो, और ऐसे ही वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर तभी एक ग्लास जाओ टाइजू की पीठ पर आकर लगता है, जिससे वो दूर जाकर गिर जाता है। उसके सारे साथी उसे उठाते हैं और जाओ टाइजू चिल्लाते हुए कहता है, आखिर किसकी ऐसी हिम्मत हुई कि उसने मेरे साथ ये किया। तभी मो आगे आकर उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है, और उसके सभी साथी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जाओ टाइजू अपने आप को संभालते हुए मो से कहता है, कमीने आखिर तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, तुमने किसके ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत की है? मो से पूछता है, तो बताओ तुम कौन हो? जाओ टाइजू के साथ वाला एक आदमी उसे बताता है कि ये एल्डर जाओ का सबसे छोटा पोता है जाओ टाइजू। अब जाओ टाइजू मो से कहता है, बताओ क्या तुम्हें ये सुनने के बाद डर लग रहा है? पर वो उसकी ये
बात सुनकर अकड़ते हुए उससे कहता है, अच्छा तो वो तुम्हारे ग्रैंडपा हैं। अगर तुम्हारे ग्रैंडपा भी मेरे घर के सामने अगर आ गए, पर फिर भी उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरा कुछ कर सके, इसलिए मैं तुम्हारे ग्रैंडपा की इज्जत रखते हुए तुम्हें इस बार जाने दे रहा हूँ। पर अगली बार तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारे ग्रैंडपा भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ये सुनते ही सभी लोग हंसने लगते हैं और आपस में बातें करते हुए कहते हैं, क्या मैंने सही सुना? ये ज़ाओ टाइजू को माफ कर रहा है। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से पागल है। पर इस बात से ज़ाओ टाइजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने साथियों से कहता है कि वो मो को पीटना चालू कर दे। पर फिर अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं कि वो सारे जमीन पर पड़े होते हैं। इस वजह से सभी लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और ज़ाओ टाइजू भी वहाँ से भागते हुए कहता है, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर इसके बारे में मैं जाकर अपने ग्रैंडपा को बताऊंगा और फिर देखता हूँ कि तुम कैसे बच पाते हो। जो बोलते हुए वो सब यहाँ से निकल जाते हैं और मो चैनवा के पास आकर उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? चैनवा उसका शुक्रिया करती है तो मो उससे पूछता है, अगर तुम मुसीबत में थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? चैनवा उसे बताती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें किसी परेशानी में डालूं। मो चैनवा के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे समझाकर कहता है, अगर तुम किसी भी तरीके की मुसीबत में पड़ जाती हो तो तुम्हें उससे बाहर निकालना मुझे किसी भी बड़े काम से ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर चैनवा को ऐसा लगता है जैसे वो उससे लव कन्फेस कर रहा है, पर अब उसे इस चीज से ये समझ में नहीं आता कि वो आखिर इसका क्या जवाब दे। फिर चैनवा उससे कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी वो अजीब सा मुंह बनाते हुए उससे कहता है, अगर तुम यहाँ पर किसी भी मुसीबत में पड़ गई तो सारी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी, क्योंकि मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ और इसीलिए मैं बार बार तुम्हें नहीं बचा सकता। ये सुनते ही चैनवा गुस्सा हो जाती है और मो एक चैन की सांस लेता है। पर ज़ाओ युन ये देखकर अपने मन में कहता है, मेरे मास्टर आप अकेले रहते हैं क्योंकि आपके अंदर ये स्किल्स है कि आप किसी को भी अपने आसपास नहीं आने देते। अब सीन एल्डर ज़ाओ के ऑफिस का रहता है, जहाँ पर एल्डर ज़ाओ के पास टाइजन का एक लेटर आया था जिसमें वो उन्हें अपनी पार्टी में इनवाइट करता है, पर वो लेटर टाइजन का होने की वजह से वो उसे साइड में डाल देते हैं। पर तभी ज़ाओ टाइजू रोते हुए वहाँ पर आ जाता है उनके ऑफिस में आ जाता है। तो एल्डर ज़ाओ उससे पूछते हैं, आखिर तुम्हारा ये हाल किसने कर दिया? ज़ाओ टाइजू उन्हें बताता है, आपको मेरे लिए उससे बदला लेना होगा। जेंग विलेज में एक लड़के ने मुझे बहुत पीटा और उसने कहा कि अगर आप भी उसके सामने जाओगे तो भी आप उसका कुछ नहीं कर सकते। ये सुनते ही एल्डर ज़ाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में सोचते हैं, अब यही सही टाइम है टाइजन की पार्टी में जाने का। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि उस छोटे से गाँव में आखिर क्या खास है। और अब सीन मो की मैंशन के बाहर का होता है, जहाँ पर सिक्योरिटी लगी हुई थी और इस पार्टी को अटेंड करने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ रहे थे, जहाँ पर क्यूआंग भी अपने सभी साथियों को लेकर वहाँ पर आ गया था और वो अपने सभी दोस्तों को बताता है, मैंने ग्रैंडपा से बहुत ज्यादा जिद की कि वो भी मुझे अपने साथ ले चले, इसलिए तुम लोग मेरे आसपास ही रहना। ज़ाओली बोलती है, मैं ज़ाओ युन के साथ यहाँ पर आई हूँ। ज़ाओ युन की माँ को भी यहाँ पर आने के लिए इनविटेशन लेटर दिया गया था, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ की परवाह क्यों करूँ। फिर क्यूआंग और लीचा वहाँ पर आती जाती कारों को देखकर आपस में बातें करते हैं, जहाँ पर क्यूआंग लीचा से कहता है, ये तो मेडिकल इंडस्ट्री के हेड डाई हा की कार है। लीचा कहता है, यहाँ तो मार्शल आर्ट सेक्ट के बहुत बड़े बड़े लोग भी आए हुए हैं। तभी क्यूआंग का ध्यान साइड में जाता है, जहाँ पर वो दो लड़कों को देखता है जो कि कोई और नहीं मो और जू यान थे। क्यूआंग मो को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है और उसे ये समझ में नहीं आता कि आखिर मो यहाँ पर क्या कर रहा है। पर ज़ाओली मो को आवाज देते हुए उससे पूछती है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मो उन लोगों को बताता है कि ये घर मेरा है। ये सुनते ही क्यूआंग और लीचा दोनों ही ठहाके लगाकर हंसना चालू कर देते हैं और फिर मो का मजाक उड़ाने के लिए क्यूहान कहता है, अच्छा ये मेंशन तुम्हारी है तो तुम ज़ोंग विलेज के एक विलेजर हुए, वैसे भी तुम एक गाँव के देहाती ही लगते हो। ये सुनते ही ज़ुयांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने पंच को रेडी कर कहता है, क्या तुम लोग अंधे हो चुके हो? अगर तुमने यहाँ पर देहाती किससे बोला? पर मो उसे रोकने का इशारा करता है, जिससे उन दोनों को और भी ज्यादा मौका मिल जाता है और वो दोनों मो का और मजाक उड़ाने लगते हैं। जहाँ पर लीचा कहता है, क्या ये वही गैंगस्टर है जो शेंग यांग के पीछे पीछे हर जगह पर घूमा करता था? क्यूआंग कहता है, हाँ लगता तो वही है, अब लगता है कि ये मो का चमचा बन चुका है। ज़ाओयुन भी ज़ुयांग को देखकर सोचती है, आखिर ये इस तरीके से कपकपा क्यों रहा है? ये तो पहले एक गैंगस्टर हुआ करता था। ज़ुयांग गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों से कहता है, ये घर मेरे मास्टर मो का है, अगर तुम लोगों ने आगे कुछ कहा तो मैं तुम दोनों को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। क्यूआंग अभी भी हंसते हुए उससे कहता है, ये उससे मास्टर बोल रहा है, क्या ये उसका कुत्ता है? फिर ज़ाओयुन मो को समझाते हुए उससे कहती है, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना सिक्योरिटी तुम्हें लात मारकर यहाँ से बाहर निकाल देगी। फिर क्यूआंग ज़ाओयुन के कंधे पर हाथ रखकर उससे कहता है, इसे छोड़ो, हम लोग अंदर चलते हैं, वैसे भी ये कितनी भी कोशिश कर ले ये मेंशन के अंदर नहीं जा पाएगा। और मो उन लोगों की ये बातें चुपचाप सुनता रहता है और क्यूआंग उसे देखकर सोचता है, यहाँ पर सभी हाई क्लास और फेमस लोग आए हुए हैं, पर मो तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस अपने आप पर एक कलंक हो। फिर क्यूआंग अपने साथियों को लेकर गेट
गेट पर पहुंचता है, जहां पर वो गार्ड गुस्से में उन लोगों पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास इनविटेशन लेटर है? क्यूआंग उसे समझाते हुए कहता है, मैं मास्टर लियो का पोता हूँ और ये जू फैमिली की लेडी की लड़की है। हमारी फैमिली के हेड्स अभी रास्ते में हैं, उन लोगों को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो गार्ड उन लोगों से कहता है, बिना इनविटेशन लेटर के मैं तुम लोगों को अंदर नहीं जाने दूंगा। मो उन लोगों की ये बातें सुनकर सोचता है, क्या आंटी जियांग भी यहाँ पर आ रही है, इसलिए मुझे उनकी रिस्पेक्ट के लिए ये सब करना होगा। फिर मो उन लोगों के पास जाकर कहता है, मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर क्यूआंग और लीचा मुंह पर बरस पड़ते हैं और कहते हैं, अब ऐसा दिखाना बंद करो कि ये घर तुम्हारा है। जू यांग उन पर चिल्लाने लगता है, पर मो उसे शांत करते हुए कहता है, इन लोगों को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। फिर थोड़ी ही देर बाद मास्टर लियो और आंटी जियांग वहाँ पर पहुँच जाती हैं, जिन्हें वहाँ पर आता हुआ देखकर क्यूआन और जाओयन दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर जैसे ही जियांग मो को वहाँ पर देखती है, वो दोनों सबसे पहले मो के पास जाते हैं, जहाँ पर जियांग मो से कहती है, मैं तुम्हें बहुत दिनों के बाद देख रही हूँ, क्या तुम ठीक हो? मो उससे कहता है, आपकी दया के लिए शुक्रिया, पर मैं हमेशा की तरह ठीक हूँ। एल्डर लू भी मो को देखकर कहते हैं, मिस्टर मो, क्या आप भी यहाँ पर आए हैं? फिर वो सभी अपने इनविटेशन लेटर लेकर गार्ड के पास जाते हैं, जहाँ पर क्यूआंग गार्ड से कहता है, क्या अब हम लोग अंदर जा सकते हैं? पर वो गार्ड इनविटेशन लेटर को देखकर कहता है, आपका ये इनविटेशन लेटर नॉर्मल लेटर है, इसलिए आप लोग बाहर के रूम में रुकेंगे। आप लोगों को मीटिंग रूम में जाने की इजाजत नहीं है और इस लेटर के साथ केवल एक इंसान ही अंदर जा सकता है। आप अपने साथ आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार लेकर अंदर नहीं जा सकते। ये सुनते ही सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, पर वो आंटी जियांग से कहता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अंदर अपने साथ लेकर जाऊंगा। जियांग उसकी ऐसी बातें सुनकर सोचती है, ये लड़का पूरी तरह से पागल है, ये पार्टी टाई जिंग की है, तो आखिर ये हमें इतनी आसानी से अंदर लेकर कैसे जा सकता है? मो गार्ड के पास जाकर उससे कहता है, इन सबको अंदर आने दो, ये सभी मेरे साथ हैं। पर वो गार्ड भी मो को नहीं जानता था, इसलिए वो मो पर चिल्लाते हुए कहता है, अब आखिर तुम कौन हो जो इन लोगों को अंदर लेकर जा रहे हो? पर ये देखकर क्यूआंग और लीचा दोनों को एक फिर से मौका मिल जाता है और फिर वो दोनों ही मो पर हंसते हुए फिर से ताने लगाने लगते हैं। मो, सच में तुम्हारा ये मजाक हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जहाँ पर लीचा कहता है, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा बेशर्म हो। फिर उन लोगों की ये आवाज सुनकर वहाँ पर टाइजन आ जाता है और उन लोगों से कहता है, आखिर ये किस तरीके का शोर है? सभी गार्ड्स उसे आता हुआ देखकर अपना सिर झुका लेते हैं और वो वहाँ पर आकर उन लोगों से कहता है, आखिर यहाँ पर किस तरीके का शोर हो रहा है? लीचा को ये देखकर ऐसा लगता है टाइजन मो के इस मजाक की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया है, इसलिए मैं केवल अब ये देखना चाहता हूँ कि तुम आखिर इसे कैसे संभालोगे। पर जैसे ही टाइजन मो को वहाँ पर देखता है, वो अपना सिर झुकाते हुए मो से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लेट हो गया। वो दोनों ही ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि लोंगशी सिटी का माफिया किंग मो के सामने आकर इस तरीके से कैसे झुक सकता है। वो गार्ड भी ये देखकर कपकपाते हुए टाइजिंग से कुछ पूछने की कोशिश करता है, पर तभी टाइजिंग उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उससे कहता है, अपनी आंखें खोल कर देखो, ये इस मेंशन के मालिक मिस्टर मो हैं और तुम्हें यही नहीं पता, आखिर तुम अपनी ड्यूटी किस तरीके से करोगे? मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त इस जॉब से निकालता हूँ, यहाँ से दफा हो जाओ। अब ये सब सीन देखकर उन लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि मो सच कह रहा था कि ये पूरा का पूरा मेंशन असल में उसी का है। इसलिए जाओली जाओयन का साथ छोड़कर जल्दी से मो के पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, ये घर सच में तुम्हारा है? मो उससे कहता है, हाँ चलो अंदर चलते हैं। और जियांग को तो ये सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने मन में कहती है, जाओ यूई, क्या तुम ये सब देख सकती हो? तुम्हारा लड़का सच में बहुत ज्यादा फेमस बन चुका है, अब मो अपनी लाइफ के पूरे मैटर्स खुद से ही हैंडल कर सकता है। अब हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाइजोंग मो को और वाइन देने के कहता है, पर मो उसे बताता है कि मैं इतनी ज्यादा नहीं पी सकता, इसलिए मैं साइड वाले रूम में जाकर आराम करने वाला हूँ। वो लोग उससे कहते हैं, ठीक है तुम साइड वाले रूम में जाकर आराम करो, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। क्यूआंग मो को देखकर अपने मन में सोचता है, आज जिस स्टेज पर मो पहुंच चुका है, मुझे ऐसा नहीं लगता कोई आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में भी इस लेवल पर पहुंच सकता है। फिर अगले सीन में एल्डर जाओ वहाँ पर आ जाते हैं और उनके थपाक से गेट खोलने की वजह से सभी लोग उसी की तरफ देखने लगते हैं और किसी को भी ये समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जाओ टाइजू मो की तरफ उंगली करते हुए कहता है, ग्रैंडपा, इस कमीने ने ही जेंग होटल में मुझे बहुत ज्यादा पीटा था। फिर वो मो के पास आकर उससे कहता है, कमीने, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मेरे ग्रैंडपा यहाँ पर आ गए हैं तो बस अब तुम अपनी मौत का वेट करो। मो उसकी ऐसी बात है चुपचाप वहाँ पर बैठा बैठा सुनता रहता है और सभी लोग ये देखकर आपस में बातें करने लगते हैं कि मो यहाँ पर मरने वाला है। आखिर क्या वजह थी कि इसने जाओ फैमिली को प्रवोक कर दिया?
जियांग भी वहीं खड़ी होकर टेंशन में ये सब सोचती है, आखिर क्या वजह थी कि मो ने जोंग फैमिली की बेइज्जती की और अब मैं इसको निकालने के लिए आखिर यहाँ पर क्या कर सकती हूँ। टाइजन भी वहीं पीछे खड़ा अपने मन में सोचता है, मैं मिस्टर मो को अकेला देखकर उनको ग्रीट करने के लिए जाना चाहता था, पर इसने तो जोंग फैमिली के साथ पंगा लेकर रखा हुआ है। और इस बात से क्यूआंग और लीचा को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, भले ही मो ने एक बार एल्डर जाओ को बचाया हो, पर जाओ टाइजू को इस तरीके से पीटने की वजह से वो मो को नहीं छोड़ने वाले। और जाओयुन और जाओली उन दोनों को ये देखकर ऐसा लगता है मो को ये पार्टी छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना ये लोग उसके टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। तभी एल्डर जाओ अपना एक हाथ आसमान में उठाते हैं तो क्यूआंग को ऐसा लगता है कि वो मो को मारने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, पर अगले ही पल वो हाथ जाओ टाइजू के सिर पर जाकर पड़ता है और एल्डर जू उससे कहते हैं, नालायक लड़के, आखिर तुम्हें पता भी है कि ये कौन है? ये मिस्टर मो इस जाओ वाई फैंग के सेवियर है। ये देखकर क्यूआन और लीचा दोनों की फिर से हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि वो जब भी हर बार सोचते हैं कि मो इस बार फंसने वाला है, पर वो देखते हैं कि मो हर बार उनके एक कदम आगे रहता है। फिर एल्डर जाओ टाइजू से कहते हैं, नालायक लड़के, अब जल्दी करो और मिस्टर मो से माफी मांगो। टाइजिंग भी ये देखकर थोड़ी सी चिंता में आ जाता है, क्योंकि इस जाओ टाइजू को बचपन से लेकर अभी तक किसी ने भी हाथ नहीं लगाया था, पर आज इस तरीके से मुंह की बेइज्जती करने की वजह से उसकी ग्रैंडपा ने ही उसके ऊपर इस तरीके से हाथ उठा दिया। जाओ टाइजू वहीं पर बैठा रोते हुए अपने ग्रैंडपा से कहता है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता ग्रैंडपा, आप मुझे किसी आउटसाइडर के लिए मार कर क्या साबित करना चाहते हैं? मैं यहाँ पर इससे माफी नहीं मांगने वाला, भले ही आप मुझे यहाँ पर जान से क्यों ना मार डाले। पर उसकी ऐसी बात सुनकर एल्डर जाओ को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और मो भी एल्डर जाओ से कहता है, ये तो जाओ फैमिली जैसी मिलिट्री फैमिली के लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है। मो की ऐसी बात सुनकर एल्डर जाओ को घबराहट होने लगती है और वो मो के सामने उससे कहते हैं, ठीक है, अगर ये लड़का इतनी ज्यादा जिद करना चाहता है तो मैं आज और अभी सभी के सामने इससे अपनी फैमिली से अलग करता हूँ। आज के बाद इसका मेरी जाओ फैमिली से कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा। जाओ टाइजू ये देखकर हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है, मेरे ग्रैंडपा इस मो के लिए मेरे साथ सभी खून के रिश्ते तक तोड़ने के लिए तैयार है, आखिर ये मो है कौन? और वो इसी बात को सोचकर सभी लोगों के सामने अपना सर जमीन पर टिकाकर मो से माफी मांगते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मो उसे उठने का बोलता है और आगे कहता है, बस फ्यूचर में अपनी जाओ फैमिली के लिए कोई भी शर्मिंदगी खड़ी मत करना। टाइजिंग भी इस बात को देखकर सोचता है, जाओ फैमिली भी मो की बहुत ज्यादा इज्जत करती है, इसका मतलब मैंने अपने लिए एक सही मास्टर को चुना है। फिर जू चेंग अपने ग्रैंडपा से कहता है, क्या जाओ फैमिली सच में मो की इतनी ज्यादा इज्जत करती है? जू चेंग के ग्रैंडपा ये देखकर बोलते हैं, जैसा मैंने सोचा था सब कुछ वैसा ही है। वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हुए उन सब से कहता है, चलिए मेन पॉइंट पर आते हैं। फिर वहाँ पर कुछ लोग ग्लास में पानी लेकर आ जाते हैं और टाइज इन सब लोगों को ये बताता है, इस ग्लास में स्पिरिचुअल होली वाटर है जो कि आपकी लाइफ स्पैन को बढ़ाकर आपके हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करेगा, और इस एक गिलास पानी की कीमत 1 लाख युआन है। सभी लोग ये सुनकर शौक हो जाते हैं और किसी को भी ये समझ में नहीं आता कि इस एक गिलास पानी के अंदर ऐसा क्या है जो इसकी कीमत 1 लाख युआन है। फिर एक आदमी भीड़ में से निकल कर मुंह से कहता है, भले ही यहाँ सब लोंगशी सिटी के सबसे ज्यादा फेमस लोग आए हुए हैं, पर 1 गिलास पानी की कीमत 1 लाख युआन। ये सुनकर ऐसा लगता है कि ये कोई स्कैम हो। क्यूआंग सोचता है, मुझे भी ये किसी स्कैम की तरह ही लगता है, पर टाइजिंग इस बात से गुस्सा हो जाता है और लोगों पर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम लोगों की मिस्टर मो को स्कैमर बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मो हंसते हुए उन लोगों से कहता है, ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप गिलास को नीचे रख कर यहाँ से जा सकते हैं। सभी मो की ये बात सुनकर थोड़े से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से यहाँ से नहीं जा सकते थे। तभी एल्डर जाओ सब लोगों के आगे आकर बोलते हैं, मेरे पोते जाओ टियानजू की बॉडी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, और अगर ये पानी वैसा काम करता है जैसा मिस्टर मो बोल रहे हैं तो सबसे पहले मैं इसे अपने पोते के ऊपर टेस्ट करना चाहूंगा। सब इस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं और इस बात के लिए राजी हो जाते हैं, पर जाओ टियानजू मुंह फुलाते हुए अपने ग्रैंडपा से कहता है, आपको सच में लगता है कि ये असर करेगा? अगर सच में ये काम कर गया तो मैं पॉप अप सिट डाउन करूंगा। जो बोलकर जाओ टियानजू उस पानी को पी लेता है, पर तभी वो फील करता है कि उसकी बॉडी पहले से बहुत ज्यादा लाइट और कंफर्टेबल हो चुकी है। एल्डर जाओ हैरानी के साथ उससे पूछते हैं, तो बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारे चेहरे की रंगत पहले से बदल चुकी है। जाओ टियानजू बोलता है, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मेरे अंदर से जो कमजोर सी फीलिंग थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है और मुझे मेरी बॉडी पहले से ज्यादा लाइट और कंफर्टेबल लगने लगी है। सभी उसकी ये बातें सुनकर समझ
जाते हैं कि ये पानी का कोई स्कैम नहीं है और ये 1 लाख युआन की कीमत को अफोर्ड करता है। और एल्डर जाओ अपने पोते के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उससे कहते हैं अब तुम अपने सोल्जर बनने का सपना पूरा कर सकते हो। जाओ टियानजू भी रोते हुए अपने ग्रैंडपा से कहता है अगर सच में मैं मिलिट्री ज्वाइन कर सकता हूँ तो मैं आवारा घूमना और किसी गैंगस्टर की तरह एक्ट करना बंद कर दूंगा। मो भी उन लोगों को इस तरीके से देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और इसी वजह से सभी लोग मो को घेर कर उसके होली स्पिरिचुअल वाटर के एजेंसी बनने के लिए अपने आप को वॉलंटियर करने लगते हैं। वो कहते हैं चाहे कितना भी पैसा लग जाए पर एजेंसी हमें चाहिए। बाईजोंग भी आगे आकर कहता है मो भले ही यहाँ पर कितना पैसा लग जाए पर बाई फैमिली ही तुम्हारी एजेंसी होनी चाहिए। तभी पीछे बैठा हुआ जू चेंग गुस्से में आवाज देते हुए मो से कहता है तुम यहाँ पर ये कहना चाहते हो अगर कोई तुम्हारे ये पानी पी लेता है तो वो स्ट्रांग बन सकता है, फिर तो हमारी सोल्जर्स की ट्रेनिंग किसी भी काम की नहीं हुई। जो बोलकर वो आगे आ जाता है और एल्डर जाओ पीछे मुड़कर देखते हैं जहाँ पर जू चेंग और उसके ग्रैंडपा उन्हीं के पीछे खड़े हुए थे। एल्डर जाओ उनके पास जाकर कहते हैं तो तुम दोनों भी यहाँ पर आए हुए हो। मो भी उन्हें देखकर सोचता है जू पियांग जाओ ये चाइना मिलिट्री का कमांडर है पर ये दोनों दादा पोते तो हमेशा मिलिट्री बेस पर होते हैं पर आज आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर मो जू चेंग की बात का जवाब देते हुए कहता है अगर अभी भी तुम्हें मेरी पानी के इफेक्ट पर जरा सा भी यकीन नहीं है तो तुम यहाँ पर जाओ टियानजू के साथ फाइट कर देख सकते हो। ये सुनते ही जाओ टियानजू हैरान हो जाता है और टाइजिंग सोचता है अगर तुम इसे किसी भी स्पेशल फोर्सेस वाले इंसान से लड़ाते हो तो जाओ टियानजू को तो वो इतना मारेगा कि वो उसको पीट पीट कर ही मार डाले। जूचेंग बोलता है अच्छा है पर उसे भी जाओ टियानजू की कंडीशन के बारे में पता था इसलिए वो जाओ टियानजू से कहता है अगर तुम बस मेरे 2 ब्लोज को सहन कर लेते हो तो मैं ये समझ जाऊंगा कि तुम मुझसे जीत गए। पर 2 ब्लोज का सुनकर ही जाओ टियानजू के प्राण पखेरु उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सभी इस चीज को लेकर आपस में बातें करने लगते हैं। मुझे लगता है मिस्टर मो को अपने पानी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। तो दूसरा कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, भले ही जाओ टियानजू ने मिस्टर मो का दिया हुआ स्पिरिचुअल वाटर पिया हो पर वो किसी स्पेशल फोर्स वाले से चाह कर भी नहीं जीत सकता। मो उन लोगों से कहता है तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे फाइट के लिए तैयार मैं करूंगा। ये बात सुनते ही जू चेंग गुस्से से जाओ टियानजू की तरफ देखने लगता है जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो कहता है वो कोल्ड फीलिंग फिर से मेरे अंदर आ चुकी है। फिर अगले सीन में उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर जू चेंग उस पर पंच करता है पर जाओ टियानजू रोते हुए उससे बच जाता है। जू चेंग उससे कहता है तुम मेरे पंच को अवॉइड क्यों कर रहे हो। जाओ टियानजू उससे कहता है अगर मैं तुम्हारे पंचेस को अवॉइड नहीं करूंगा तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। फिर जू चेंग नीचे से उस पर वार करता है पर जाओ टियानजू जंप कर उसको फिर से अवॉइड कर लेता है। जू चेंग इस चीज से इम्प्रेस हो जाता है और वो समझ जाता है कि जाओ टियानजू की कंडीशन पहले से अच्छी हो चुकी है। पर जाओ टियानजू तो रोते हुए बस अपनी मम्मी को याद कर रहा था और सभी लोग ये शो देखकर बस आपस में हंसे जा रहे थे। और एल्डर जू इस चीज को देखकर अपने आप में शर्मिंदा होते हुए सोचते हैं ये लड़का मार्शल आर्ट के बेसिक मूव्स को भी भूल चुका है। अब 2 अटैक्स होने के बाद उन दोनों में ये फाइट खत्म हो जाती है और जू चेंग जाओ टियानजू से पूछता है आखिर मो ने उससे क्या कहा था। जाओ टियानजू उसे बताता है उसने मुझसे कहा था अगर मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा तो वो मुझे मार डालेगा। ये सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। जू चेंग सोचता है इसमें कोई भी शक नहीं कि मो की तैयारी में उसने कोई भी कसर छोड़ी हो। जू चेंग के ग्रैंडपा उससे पूछते हैं क्या फाइट के दौरान तुम्हारे मेंटल स्टेट को कंट्रोल करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जू चेंग कहता है नहीं पर जैसा हमने मो को सोचा था मो उससे ज्यादा होशियार है। और वही जाओ टियानजू जू चेंग को देखकर सोचता है मैंने तुमसे झूठ कहा था, असल में मो ने मुझसे कहा था आज ही मेरे सपने को पूरा करने का मेरा पहला कदम है और मेरे पास केवल यही मौका है। अब जू पिजाओ मो के पास आता है तो मो उससे पूछता है आखिर आपके यहाँ पर आने की क्या वजह थी। जू पिजाओ बताता है मैंने शेंगहोंग माउंटेन पर तुम्हारी वीचेन के साथ हुई फाइट को देखा था इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता था और अगर मैं तुमसे सच कहूँ तो मैं तुम अपने स्पेशल फोर्सेस का एक न्यू टीचर बनाना चाहता हूँ। पर मो उसे तुरंत ही मना कर देता है और कहता है ये बहुत कठिन काम है। जू पिजाओ उसे समझाते हुए बोलता है मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता है और मैं ये जानता हूँ कि तुम अपना हर एक कदम सोच समझ कर रखते हो पर अगर इस बार तुम मेरे लिए ये काम कर देते हो तो मेरी ये मिलिट्री तुम्हारे किसी भी काम को करने में पीछे नहीं रहेगी और इसमें मैं कोई भी लिमिट नहीं रहने दूंगा। मो अपने मन में सोचता है अगर मिलिट्री में मेरी कोई पोजीशन रहती है तो फ्यूचर में मुझे इस सब से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इसलिए मो इस डील को एक्सेप्ट करके उससे बोलता है तो ठीक है मैं 2 दिन बाद आपके मिलिट्री बेस पर आकर काम करना चालू कर दूंगा। जाओ पिजाओ ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है पर अब वहाँ पर सभी लोगों का सब्र का बांध टूटता जा रहा था और सभी लोग जमा होकर बस मुंह से एक ही बात कर रहे थे कि आपकी एजेंसी कौन के पास होने वाली है। टाइजिंग भी ये देखकर मुंह से चिंता के साथ कहता है आप जो भी कर रहे हैं प्लीज जल्दी कीजिए क्योंकि मैं इन सबको ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। फिर जू चेंग
चेंग और उसके ग्रैंडपा मो से अलविदा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और मो सब लोगों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसे किसी भूखे कुत्ते की तरह देख रहे थे और सभी बस एक ही रट लगाए हुए थे, क्या हमारी फैमिली आपकी एजेंसी हो सकती है। मो सब लोगों को शांत करते हुए बोलता है, इस होली स्पिरिचुअल वाटर को लेकर आपके मन में जो भी सवाल है आप टाइजिंग और बाइजोंग से पूछ सकते हैं। और फिर वो सब लोगों को क्लियर करने के लिए बताता है, मेरी एजेंसी टाइजिंग और जू फैमिली के पास होगी, इसलिए वो बाइजोंग से कहता है कि वो जू फैमिली की हेल्प करता रहे। सब लोग ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये इतनी कमजोर सी फैमिली को अपनी एजेंसी कैसे बना सकते हैं। पर जियांग ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसकी आंखों से फिर से आंसू आने लगते हैं। फिर पार्टी खत्म हो जाने के बाद मो सबको अलविदा करता है और वही बाइजोंग एक कोने में जाकर किसी से बात कर रहा था, जिसे मो नोटिस कर लेता है और बाइजोंग के पास जाकर उससे पूछता है, आखिर क्या बात है, यूनियन को क्या हो गया। बाइजोंग मो को देखकर सोचता है, मैंने इसे बहुत ज्यादा परेशान किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि फिर से इसे किसी मुसीबत में डालूं, इसलिए वो मो से झूठ बोलने की कोशिश करता है। पर उसकी चिंता उसके चेहरे पर साफ मो देख लेता है और उसे कहता है, अगर आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे तो मैं इसके बारे में दूसरों के सामने आपसे पूछूंगा। अब इस चीज से चिंता में आकर बाइजोंग मो को सारी बातें बता देता है, अभी अभी मेरे पास याओ फैमिली का कॉल आया था, वो लोग इन नियमों को नहीं मानना चाहते और वो जबरदस्ती मेरी लड़की की शादी उनके लड़के याओ वैन के साथ कराना चाहते हैं, जिससे वो लोंगशिंग सिटी के मेडिकल इंडस्ट्रीज को भी बर्बाद कर सके। इसलिए उन लोगों ने मैरिज का डिस्कशन करने के लिए कल मुझे वहाँ पर बुलाया है। मो उसकी बात सुनकर अपने आप में ही कहता है, तो वो लोग प्रॉमिस पूरा नहीं करना चाहते, इसलिए मो बाइजोंग से कहता है, मैं भी आपके साथ योशिंग सिटी जाना चाहता हूँ, कल मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी पूरी हेल्प करूंगा। जो बोलते हुए मो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब सीन अगले दिन योशिंग सिटी का होता है, जहाँ पर मो यूनियन के साथ खड़ा था और वो बाइजोंग के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। यूनियन उसे बताती है कि फादर बिल्डिंग के अंदर गए हुए हैं और मैं आपका वेट कर रही थी, आप यहाँ से चले जाओ, वैसे भी आप इस मैटर में चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मो उसे समझाते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें योशिंग सिटी में शादी कर नहीं जाने दूंगा, इसका मतलब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम चिंता मत करो, उनके प्रॉमिस पूरा ना करने की कीमत उन्हें चुकानी होगी। जो बोलकर मो बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और हमें बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर बाइजोंग याओ फैमिली के एक आदमी के साथ खड़ा होकर उससे बातें कर रहा था। बाइजोंग उससे कहता है, हमें कोई भी सप्लाई फ्री में नहीं चाहिए, बस आप मेरी लड़की को इस सब से दूर रखो, उसका लोंगशिंग सिटी के मेडिकल इंडस्ट्री से कोई भी नाता नहीं है। पर वो याओ फैमिली का आदमी उसे धमकाते हुए कहता है, उस दिन तो तुम बहुत ज्यादा अकड़ रहे थे और अब वो मो कहाँ पर है, उसके होते हुए तुम मेरे सामने आकर क्यों गिड़गिड़ा रहे हो। अब अगर तुम्हें सप्लाईज चाहिए तो तुम्हें लोंगशिंग सिटी का 50% प्रॉफिट हमें देना होगा और साथ ही तुम्हें अपनी लड़की की शादी यो फैमिली में भी करनी होगी, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तभी उस रूम का गेट खुलता है और मो अंदर आते हुए कहता है, मैं कोई महान इंसान नहीं हूँ, पर अगर तुम कोई शर्त हारे हो तो तुम्हें अपनी प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए। वो आदमी मो से कहता है, आखिर तुम अपने आप को क्या समझते हो, मेरी याओ फैमिली इतनी ज्यादा पावरफुल है, अगर वो अपना प्रॉमिस पूरा ना भी करे तो कोई भी उनका कुछ नहीं कर सकता। बाइजोंग भी सोचता है ये ठीक कह रहा है, अगर मो इसे कितना भी पीट दे उसके बाद भी ये हमारी हेल्प नहीं कर सकते। पर मो गुस्से में उस आदमी से कहता है, क्या तुम्हें पता है अगर कोई इंसान शर्त लगाता है पर उसके पास पैसे ना हो तो उसके साथ क्या करते हैं। वो आदमी पूछता है, बताओ क्या करते हैं। तभी मो एक चॉपस्टिक उठाकर उसकी सीधे सिर में मार देता है, जिससे वो आदमी तुरंत ही वहाँ पर मर जाता है और मो उसे कहता है उसे इस तरीके की पनिशमेंट दी जाती है। फिर मो बाइजोंग के पास आकर उसे बताता है, आपको इन सब की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगली सुबह तक याओ फैमिली सप्लाईज लेकर आपके घर पर आकर खड़ी हो जाएगी। अब मैं आपको इन लोगों के सामने गड़गड़ाते हुए जरा सा भी नहीं देखने वाला, इसलिए आप यूनियन को लेकर यहाँ से चले जाओ और बाकी सारी चीजें मैं देख लूंगा। बाइजोंग भी चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है और उससे कहता है ठीक है। और अब सीन उसी शाम बाई फेंग बिल्डिंग का होता है, जहाँ पर याओजू ने पार्टी रखी हुई थी। वहाँ पर सभी लोग इस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे और वहीं याओजू अपने मन में सोचता है, भले ही मो ने हमारी याओ फैमिली की इतनी ज्यादा बेइज्जती करी हो, पर अभी मेरे पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि जिससे मैं उसे लड़ सकूं, वरना कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ता। वहीं कुछ लोग कोने में खड़े होकर आपस में बातें करते हुए कहते हैं, ये लोग अपना शर्त हारने के बाद भी इस तरीके से पार्टी क्यों कर रहे हैं।
तो दूसरा लड़का उससे कहता है ये लोग अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करने वाले। फिर तीसरा लड़का कहता है यानी इन लोगों ने बेशर्मी के साथ सारे के सारे नियमों को तोड़ डाला। तो उन लोगों की बातें योवेन सुन लेता है और उन लोगों से कहता है प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। मैं जानता हूँ आप लोग बैट को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस होंगे, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता दूं, आप लोगों को मो के उस दिन की बकवास याद होगी कि वो एक लड़की को वहाँ पर लेकर आया था और उसने कहा था कि वो लिंक फैमिली की लड़की है और उस पर रिशार्पिंग डिवाइन पिल के इफेक्ट दिखाकर इस शर्त को जीत गया था। फिर याओजू बोलता है मैं आप लोगों को सच बताता हूँ, वो लिंक फैमिली की लड़की यहीं पर है। फिर वो इशारा करके वहाँ पर एक कपड़े से ढका हुए बॉक्स को मंगवाता है और सभी लोग उसे देखकर बस यही बात करते हैं कि आखिर इसे कवर करके क्यों रखा हुआ है। योवेन ईविल से स्माइल देते हुए कहता है चलिए मैं इसे हटा देता हूँ। और जैसे ही वो उस पर्दे को हटाता है तो वहाँ पर लिंक्सन को बहुत ही ज्यादा बेरहमी के साथ पीटकर उसे अंदर बांधा हुआ था। सभी लोग ये देखकर थर थर कांपने लगते हैं और पसीना पसीना हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं क्या ये इंसान है या हैवान, और वहीं कुछ लोग कहते हैं तो याओ फैमिली के साथ लड़ने वाले का अंजाम यही होता है। फिर याओवेन लिंगजी का सिर पकड़ते हुए उससे कहता है इसने वहाँ पर ये कहा था कि ये लिंगजी है, पर इसके पास इस बात को प्रूफ करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं है। तो सीधी सी बात ये है अगर ये अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाती तो वो इस बैट को हार जाता है। इसका मतलब हमें उस प्रॉमिस को पूरा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहाँ सभी लोग डर के मारे कपकपा रहे थे और योवेन की बातें चुपचाप सुने जा रहे थे। वो लोग इतने ज्यादा डरे हुए थे कि उन लोगों से अपनी जगह से हिलते हुए भी नहीं बन रहा था। फिर धीरे धीरे कर वो लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं हाँ आप सही कह रहे हैं, लिंगजी बहुत पहले मर चुकी है। मो ने वहाँ पर ऐसे ही किसी लड़की को उठाकर उसे अपनी पिल दे दी थी, पर ये देखकर समझ में आता है कि वो तो एक लूजर था। फिर एक आदमी बोलता है पेट्रियार्च इसे यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दो, इसे इस तरीके से देखना बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। योवेन लिंगजी का सिर पकड़े हुए ईविल से स्माइल देते हुए उससे कहता है भले ही मो ने तुम्हारा खूबसूरत सा चेहरा सुधार दिया हो, पर अब मैंने उसे फिर से बिगाड़ दिया और यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जिससे इस चीज से जरा सा भी फर्क पड़ता हो। और साथ ही इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पास्ट की बातों को लेकर याओवेन से फाइट कर सके। हमारी याओ फैमिली इस याओशिंग सिटी की किंग है और मो हमारे सामने एक चींटी के बराबर है। और सभी लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं हाँ आप ठीक कह रहे हैं। याओजू भी उन लोगों की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है, पर तभी उसके वाइन के ग्लास में कुछ टकराता है और वो टूट जाता है। याओजू चिल्लाते हुए कहता है आखिर किसकी हिम्मत हुई जिसने ऐसा किया। वही मो ऊपर खड़ा होकर अपने हाथ में कुछ कंकड़ रखे हुए उन लोगों से कहता है एक डरपोक यहाँ पर इस तरीके से पार्टी कर रहा है और मुझे किसी ने बुलाया भी नहीं। फिर मो नीचे आकर लोहे की बनी हुई केज की रॉड्स को अपने हाथों से ही मोड़ देता है और लिंगजी बस यही बड़बड़ा रही थी कि मुझे मत मारो मत मारो। और सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि मो ने अपने बेयर हैंड से उन रॉड्स को बड़े आसानी से मोड़ दिया था। फिर मो लिंगजी को वहाँ से निकाल कर ले जाने लगता है। लिंगजी की आंखें खुलती हैं और वो मो को देखकर कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए, मेरा शरीर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, अब प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मो उसे ले जाकर वहीं पर काउच पर लेटा देता है और उससे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला, पर अब इस सब के बाद तुम योशिंग सिटी की किंग बनने वाली हो। ये बात सुनते ही याओजू चिल्लाते हुए मो से कहता है आखिर तुम अपने आप को क्या समझते हो, क्या तुम लैंग फैमिली को इस योशिंग सिटी का किंग बनाना चाहते हो? ये हमारी योशिंग सिटी है ना कि तुम्हारी लोंगशिंग सिटी। पर मो अपने आप को शांत रखते हुए याओजू से कहता है क्या तुम्हें पिल रिफाइनिंग कॉन्टेस्ट के टाइम हुई बैट के बारे में याद है? याओजू हंसते हुए कहता है हाँ, पर हमारी याओ फैमिली इतनी ज्यादा बड़ी और पावरफुल है कि वो तुम्हारी दी हुई बातों को अगर पूरा भी ना करे तो तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। और साथ ही वो अपने मन में सोचता है यहाँ पर याओ फैमिली के बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तुम चाहकर भी हमसे लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मो फिर से उससे पूछता है क्या तुम इस चीज के लिए श्योर हो? मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। याओजू मो के पास आकर उसके कान में बोलता है आखिर तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी याओ फैमिली को तुम्हारे दिए हुए किसी चांस से जरा सा भी फर्क पड़ता है? फिर वो चिल्लाते हुए आगे कहता है जल्दी से यहाँ से उठकर इस लोंगशिंग सिटी से बाहर निकल जाओ, वरना यहाँ पर जितने भी फोर्सेस है वो सब मिलकर तुम्हें यहाँ पर मार डालेंगे। सभी लोग अपने पीछे याओ फैमिली का साथ देखकर चिल्लाते हुए कहते हैं हाँ जल्दी से यहाँ से निकल जाओ वरना हम सब मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। मो खड़ा होकर उन लोगों से कहता है ये बाइफेंग बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है जिसे याओ फैमिली ने ऑब्टेन किया हुआ था, पर ना चाहते हुए भी ये बिल्डिंग आज रात तुम लोगों के खून से लाल रंगने वाली है। जो बोलकर मो
आग झपकने की स्पीड से आगे बढ़ता है और उन लोगों को मारना चालू कर देता है और देखते ही देखते वो बहुत सारे लोगों को मार देता है और कहता है, मैं आज तुम्हारे खून से इस बिल्डिंग का कोना कोना रख दूंगा। सभी लोग मो का ये खतरनाक रूप देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, मो पूरी तरह से पागल हो चुका है, जल्दी से यहाँ से भागो। पर मो उन लोगों को मारते हुए आगे आ जाता है और गेट पर खड़ा होकर उन लोगों से कहता है, तुम लोग याओ फैमिली के साथ मिलकर आज मुझे मारना चाहते थे, इसलिए कोई भी आज रात यहाँ से नहीं निकल सकता और ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। फिर कुछ लोग मरते हुए मो से कहते हैं, मैं याओ फैमिली का मेंबर नहीं हूँ। मो उन लोगों से कहता है, तो तुम लोग मुझ पर चिल्लाकर मुझे मारने के लिए तैयार क्यों हो गए? जो बोलकर मो उन सबको ही मार डालता है और हमें मो के पीछे लाशों का ढेर दिखाते हैं। याओवेन और याओजू दोनों ही ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और याओवेन चिल्लाते हुए मो से कहता है, हमारी याओ फैमिली फर्स्ट क्लास की फैमिली है। मो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, ये याओशिंग सिटी की फर्स्ट क्लास फैमिली इतनी भी ज्यादा खास नहीं है कि मैं इससे पंगा ना ले सकूं। तो याओवेन उससे कहता है, तो तुम सच में हमारी याओ फैमिली से टकराने की हिम्मत करना चाहते हो? तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगे, इसलिए मैं याओवेन तुम्हें एक बार जिंदा रहने का मौका देता हूँ। पर तभी मो याओवेन के चेहरे पर एक जोरदार किक करता है जिससे याओवेन के चेहरे के चिथड़े उड़ जाते हैं और वो तुरंत ही यहाँ पर मर जाता है। याओजू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने बेटे की मौत के सदमे में चला जाता है और फिर याओजू बड़े आराम से मो से पूछता है, क्या कुछ और है जो तुम हमारे साथ कर सकते हो? मो उससे कहता है, जल्दी से यहाँ पर याओशिंग सिटी के जितने भी लीडर्स हैं उन्हें यहाँ पर बुला लाओ, मुझे उनसे काम की बात करनी है। वहाँ बचे हुए लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, मो सच में यहाँ पर लैंग फैमिली की छोटी सी लड़की को लीडर बनाने वाला है। पर फिर मो आगे याओजू से बोलता है, मैं तुम्हें ये बताना ही भूल गया, मुझे एक कुत्ते की भी जरूरत है, इसलिए वहाँ से आते हुए एक कुत्ते को भी ढूंढ कर लाना। फिर अगले सीन में याओजू वहाँ पर सभी लीडर्स को बुला लाता है और मो से बोलता है, याओशिंग सिटी के सभी लीडर्स यहाँ पर आ चुके हैं और जैसा आपने बोला था मैं आपके लिए कुत्ता भी लेकर आ गया हूँ। मो उससे कहता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, याओ फैमिली के यंग मास्टर के अचानक से मरने की वजह से याओ फैमिली की करंट पैट्रियार्च याओजू बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं और उनके अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आप लोगों को आगे लीड कर सके। पर यहाँ की मेडिकल इंडस्ट्री बिना किसी लीडर के खराब हो सकती है, इसलिए हम लोगों को मिलकर एक न्यू लीडर को चुनना होगा जो आप सबको गलत रास्ते पर जाने से बचा सके। सभी मो की ऐसी बातें चुपचाप सुनते रहते हैं और साथ ही अपने मन में सोचते हैं, अचानक से मौत, क्या हम लोग तुम्हें कोई बेवकूफ दिखते हैं? तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तुम्हारी ऐसी बातों पर यकीन करेंगे? पर साथ ही वो अपने मन में सोचते हैं, अगर याओ फैमिली पूरी तरह से तबाह हो चुकी है तो ये हमारी जैसी फैमिलीज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। ये हम लोगों के लिए एक चांस है जिससे हम ये पोजीशन अपने लिए ले सकते हैं। इसलिए सभी आगे बढ़कर मो की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ आप सही कह रहे हैं, याओशिंग सिटी के मेडिकल इंडस्ट्री के लीडर को चेंज करने का समय आ गया है, इसलिए अगर आप चाहें तो मेरी फैमिली ये काम कर सकती है। फिर दूसरा कहता है, नहीं, मेरी फैमिली इस चीज के लिए सुटेबल है। याओजू ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है पर मो उन लोगों को शांत होने का कहता है और आगे बताता है, आप लोगों को इतने ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, मैंने आप लोगों के लीडर की पोजीशन के लिए पहले ही किसी को चुन लिया है और ये कुत्ता इस पोजीशन के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। लैंग जिन भी ये देखकर सोचती है, क्या ये कुत्ता याओ फैमिली का नया पैट्रियार्च है? आखिर तुम्हारे से क्या मतलब है? सभी मो की इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं, क्या ये कुत्ता हमारा नया पैट्रियार्च है? आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? याओजू भी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है पर जैसे ही वो मो की आंखें देखता है तो मो के डर की वजह से वो चुप हो जाता है और उस कुत्ते के सामने सिर झुकाते हुए कहता है, न्यू पैट्रियार्च को मेरा ग्रीटिंग्स है, जिसकी वजह से सब लोग भी उसके सामने सिर झुका लेते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। फिर मो याओजू से बोलता है, कल सुबह तक याओशिंग सिटी सारे सप्लाईज पहुंच जाने चाहिए, क्या तुम अपने न्यू पैट्रियार्च की बात नहीं मानोगे? वो कहता है, ठीक है। फिर मो उन लोगों से आगे बोलता है, मैं तुम लोगों को ये बात बताना ही भूल गया, इस कुत्ते की न्यू मास्टर जो होगी वो लिंगजी है। सभी ये सुनकर और भी ज्यादा शौक हो जाते हैं और आपस में बातें करते हुए कहते हैं, कुत्ते का इस्तेमाल करते हुए मो ने इस लड़की को याओशिंग सिटी का न्यू पैट्रियार्च बना दिया। क्या कुत्ते को मास्टर बनाना काफी नहीं था जो इस लड़की को इसका मास्टर बना दिया? ये तो इतनी ज्यादा बदसूरत है, हम इसे अपने पैट्रियार्च कैसे मान सकते हैं? फिर लोग गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, ये लड़की बहुत ही ज्यादा बदसूरत है, हम लोग इसे हमारा लीडर नहीं बना सकते। मो अपनी एनर्जी को अपने हाथ पर रिलीज करते हुए कहता है, आखिर तुम लोगों से ऐसा किसने कह दिया कि ये बदसूरत है? फिर वो अपना हाथ लिंगजी के चेहरे पर रखता है जिससे वो एनर्जी लिंगजी की बॉडी पर लगी हुई सभी घावों को ठीक कर देती है। याओजू भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि मो ने लिंगजी के पूरे इंजरीज को एक ही बार में हील कर दिया और साथ ही लिंगजी को पहले
पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है और अब लिंगजी याओशिंग सिटी के मेडिकल इंडस्ट्रीज की न्यू लीडर है। फिर वो उसे वहाँ से ले जाकर याओ फैमिली के मेंशन में ले आता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि मैंने याओ फैमिली के सभी लोगों को यहाँ से निकाल दिया है, आज से ये घर तुम्हारा है। लिंगजी मो का शुक्रिया करते हुए उससे कहती है आज मेरी फैमिली की आत्मा को शांति मिलेगी। मो उसकी ये बात सुनकर खुश होता है और कहता है ठीक है, तुम आराम करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर लिंगजी को तो देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कुछ और चाहती है। फिर वो मो को रुकने का कहती है और अपने कपड़ों की बटन खोलकर उसके सामने रख देती है। ये सब देखकर मो का पूरा चेहरा लाल हो गया था। लिंगजी मो से कहती है मेरे पास तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब देती हूँ, प्लीज ये मुझसे ले लो। मो उससे कपकपाते हुए कहता है नहीं, इस सब की कोई भी जरूरत नहीं है। पर उसकी नजरें लिंगजी के ब्रेस्ट से हटी नहीं रही थी। तभी उसकी नोज ब्लीडिंग करना चालू कर देती है, इसलिए मो अपनी नाक में उंगली डालते हुए लिंगजिंग से कहता है मैं इस तरीके का कोई इंसान नहीं हूँ, बाइजोंग बाहर मेरा वेट कर रहा होगा। जो बोलकर मो वहाँ से निकल जाता है और लिंगजिंग शर्माते हुए उसे देखकर अपने मन में कहती है फ्यूचर में मैं हमेशा तुम्हें सर्व करूंगी, ये लिंगजिंग हमेशा तुम्हारी वुमन बन के रहेगी आता है। और फिर जैसे ही वो लोंगशी सिटी पहुँचता है, बाइजोंग अपने कई सारे वर्कर्स के साथ बाहर मो का वेट कर रहा था और जैसे ही मो अपनी कार से निकलता है वो सभी मो के सामने अपना सिर झुकाते हुए मो को ग्रीट करते हैं और उसका शुक्रिया करते हैं। मो बाइजोंग को उठाते हुए उससे कहता है मैं आप लोगों से छोटा हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। फिर यूनरिन मो के पास आकर उससे कहती है टीचर आपने मेरे लिए भी बहुत कुछ किया हुआ है, पर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आप मेरी बॉडी को एज अ पेमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। मो उसकी बात सुनकर थोड़ी सी टेंशन में आ जाता है और अपने मन में सोचता है ये तो मेरे साथ ऐसा हो गया जैसे मैं भेड़िया के घर से निकलकर सीधे शेर की गुफा में घुस आया हूँ। फिर मो जल्दी से बहाना बनाते हुए उससे कहता है मुझे और भी कई सारे काम है, इसलिए मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। जो बोलकर मो वहाँ से निकलने लगता है और पीछे से यूनरिन चिल्लाते हुए मो से कहती है आखिर तुम्हारा इस सबसे क्या मतलब है, एक खूबसूरत सी लड़की आगे से आकर तुम्हारे पास आना चाहती है पर तुम बहाना बनाकर उससे दूर भाग रहे हो। पर मो उसकी बात पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता और अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और यूनरिन बस पीछे से चिल्लाती रह जाती है। फिर मो सिटी में घूमते हुए एक होटल के बाहर आ जाता है जहाँ पर चैनवा पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। असल में उस इंसिडेंट के बाद चैनवा ने दूसरे होटल में काम करना चालू कर दिया था। वहाँ चैनवा होटल के मैनेजर के साथ बाहर खड़ी होकर उससे बात कर रही थी। असल में उसकी माँ बीमार थी, इसलिए वो उनसे हाफ डे मांग रही थी। पर मैनेजर उसे समझाते हुए उसे बताता है आज मैन पावर पहले से कम है, सेकंड फ्लोर पूरी तरह से खाली है और वो वेटिंग में चल रहा है, ऐसे में मैं तुम्हें हाफ डे कैसे दे सकता हूँ। पर तभी मो वहाँ पर आ जाता है और मैनेजर से कहता है अगर वो हाफ डे चाहती है तो तुम उसे दे दो ना, उसकी माँ बीमार है इसलिए वो हाफ डे चाहती है। वो मैनेजर मो को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उससे कहता है क्या चैनवा आपकी दोस्त है। फिर मो के पूछने पर मैनेजर उसे बताता है मैं अगर चाहूँ भी तो आज इसे हाफ डे नहीं दे सकता, आज मैन पावर बहुत ज्यादा कम है और सेकंड फ्लोर वेटिंग पे चल रहा है। इसलिए मो मैनेजर से कहता है अगर इसका ये सारा काम मैं कर दूं तो क्या तुम चैनवा को यहाँ से जाने दे सकते हो। मैनेजर कहता है अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप ये सारा काम करेंगे तो मैं इसे हाफ डे दे सकता हूँ। चैनवा मो का शुक्रिया करते हुए कहती है तुम तो मेरे सेवियर हो। मो उससे कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, अब तुम अपने घर जाओ और बाकी सारा काम मुझ पर छोड़ दो। अब सीन सेकंड फ्लोर के एक रूम का होता है जहाँ लोंगजुन के स्पेशल फोर्सेस में ज्वाइनिंग होने की पार्टी रखी गई थी। वहाँ पर आए हुए सभी लोग उसे कांग्रेचुलेट कर रहे थे और इस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। क्यूहान भी लोंगजुन से आकर कहता है अगर मो को तुम्हारी इस न्यू आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा तो वो तो तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा, वो तो तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठकर तुमसे दया की भीख मांगेगा। लोंगजुन हंसते हुए उससे बोलता है अब मैं बुलफेंग स्पेशल फोर्सेस का मेंबर हूँ जो कि चाइना के सुपर सोल्जर्स की टीम है और इन टैलेंटेड लोगों की गवर्नमेंट भी इज्जत करती है, तो मो के जैसा एक कॉमनर तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। पर साथ ही वो आगे कहता है यहाँ के वेटर्स तो बहुत ही ज्यादा आलसी हैं, मैंने एक वाइन की बोतल मंगाई थी पर अभी तक कोई भी यहाँ पर लेकर नहीं आया। पर तभी मो गेट पर खड़ा होकर उनसे कहता है कि मैं अंदर आ रहा हूँ और जैसे ही गेट खुलता है तो मो वहाँ पर एक वाइन की बोतल लेकर अंदर आ जाता है और सभी लोग मो को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जाओली हैरानी के साथ मो से पूछती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लोंगजिन भी मो को देखकर उससे पूछता है मैंने तुम्हें बहुत महीनों से नहीं देखा, क्या अब तुम पूरी तरह से कंगाल हो चुके हो और यहाँ पर वेटर की तरह काम कर कर अपना पेट पाल रहे हो। मो उबासी लेते हुए उससे कहता है आखिर इस सब से तुम्हें क्या लेना देना। तभी क्यूआंग उचक कर आगे आता है और मो से कहता है ब्रदर लोंगजुन चाइना की स्पेशल फोर्सेस का एक मेंबर है, इसलिए तुम्हें उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। मो ये बात सुनकर कहता है क्या, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो बोलकर मो भी उसे बधाई देता है, पर लोंगजुन तो स्पेशल फोर्सेस की अकड़ में रहता है और उससे कहता है आखिर तुम्हारे इस
तरीके के एटीट्यूड से क्या मतलब है, जाओ जाकर तुम्हारे मैनेजर को यहाँ पर बुला कर लाओ। पर उसकी ये बात सुनते ही जाओली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खड़ी होकर उससे कहती है, लॉन्ग जुन आखिर तुम क्या चाहते हो, वो तो केवल तुम्हें बस बधाई दे रहा था, पर तुम तो उसे जानबूझकर परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। लॉन्ग जुन जाओली की डांट खाने के बाद चुप तो हो जाता है, पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है, तुम बस हमेशा मो का साथ देती हो, मो ये मो वो, पर ये बात याद रखना, मो हमेशा से एक बेवकूफ था और वो हमेशा एक बेवकूफ ही रहेगा। फिर क्यूआन फिर से चक्कर आगे आता है और लॉन्ग जुन का साथ देते हुए उससे कहता है, तुम्हें इस बात पर इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है, लॉन्ग जुन तो बस अपना ग्रेटिट्यूड दिखा रहा था, तो तुम इसे इस तरीके से क्यों देख रही हो, और वैसे भी मो के पास लॉन्गशिटी का नंबर 1 एक्सपर्ट होने का टाइटल क्यों ना हो, और साथ ही उसने मेडिकल इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ी पोजीशन को भी अचीव क्यों ना कर लिया हो, पर स्पेशल फोर्सेस के मेंबर की एक पोजीशन होना, ये पोजीशन उस सारी पोजीशन से ऊपर है जो मो के पास है। और बाकी लोग भी क्यूआन का साथ देते हुए कहते हैं, हाँ क्यूआन ठीक कह रहा है। और लॉन्गजन एटीट्यूड में आकर मो से बोलता है, तुमने हमेशा बीच में आकर मेरे प्लान्स को खराब कर कर मेरी बेइज्जती की है, इसलिए मैं उस सब का बदला लेने के लिए तुम्हें कई समय से ढूंढ रहा था, और आज तुम ऐसे मेरे सामने आकर मुझसे इस तरीके से बहस कर रहे हो, सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो। पर आज मैं तुमसे फोर्सफुली सारी गलतियों की माफी मंगवा कर रहूंगा। और सामने मुंह वाइन का ग्लास पकड़े हुए उससे कहता है, मैं और माफी, मुझे डर है पर तुम ऐसा कुछ भी नहीं करवा पाओगे। लॉन्गजन मुंह से कहता है, तुम अभी भी मुझसे इस तरीके से बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि मेरी पोजीशन तुम्हारी पोजीशन के बराबर है, तुम्हारी ये पोजीशन तो इस लायक भी नहीं है कि तुम मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मेरे जूते चाटो। पर मुंह तो उसकी बात पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता और वाइन को टेस्ट कर कर बोलता है, ये वाइन तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लॉन्गजन को उसकी इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मुंह से कहता है, अगर तुम्हारी मुझे फिर से इग्नोर करने की हिम्मत कैसे हुई। पर तभी वहाँ के गेट पर एक आदमी अपना हाथ पटकता है और सभी लोग उसकी तरफ देखकर उसे ग्रीटिंग करते हैं। इनका नाम लोंग जियान हाओ है और ये लॉन्ग जुन के फादर है, और साथ ही ये कैप्टन सिटी के मिलिट्री बेस के बॉस भी हैं। वो आते ही वहाँ पर कहते हैं, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थी, तो तुम मो हो जो मेरे लड़के के दुश्मन हो। फिर लॉन्ग जुन के फादर आगे कहते हैं, अब लॉन्ग जुन स्पेशल फोर्सेस का एक मेंबर है, इसलिए तुम्हें अपनी पोजीशन के बारे में याद रखना चाहिए जिससे तुम मरने से बच सको। चलो अब जल्दी से मेरे लड़के से माफी मांगो, उसके बाद ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। मुंह अपनी स्माइल के साथ उससे कहता है, अंकल मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर गलत हैं, मैं आपके लड़के के साथ कोई भी कम्पीट नहीं करना चाहता, असल में आपका लड़का ही मेरे साथ कम्पीट करना चाहता है, तो आप मुझे बताएं कि मैं इससे किस तरीके की माफी मांगू। लॉन्ग जियान हाओ इस चीज से गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो। और क्यूहान भी आगे आकर मुझसे कहता है, तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए कि तुम किसके सामने खड़े हुए हो, ये कैप्टन सिटी के मिलिट्री बेस के कमांडर है और इनके सामने तुम इस तरीके की बात करने की हिम्मत कर रहे हो। वो उससे कहता है, हाँ मुझे इसके बारे में पता है, मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पर वाइन लेकर आया था, तो उसे टेस्ट जरूर करना। जो बोलकर मो वहाँ से बाहर चला जाता है और साथ ही वो लॉन्गजुन से आगे कहता है, अगर तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो तो उसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा, पर अगर तुम अपनी पोजीशन को दिखाकर मुझे डराने की कोशिश करोगे तो ऐसा सोचना बंद कर दो कि तुम मेरा कुछ कर सकते हो। लॉन्गजुन ये सुनकर मो को चिल्लाते हुए वार्न करता है और कहता है, तुम बस मेरे स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग के खत्म होने तक का वेट करो, जैसे ही मैं वहाँ से आऊंगा तो सबसे पहले आकर तुम्हें जान से मार डालूंगा। मो उससे कहता है, ठीक है चलो देखते हैं तुम वहाँ से आकर कौन से मेथड का इस्तेमाल कर कर मुझे मारोगे। फिर सीन स्पेशल फोर्सेस के ट्रेनिंग कैंप का रहता है जो कि टियानजियान आइलैंड पर लगा हुआ था। लॉन्गजुन ट्रेनिंग के लिए रेडी होकर अपने मन में सोचता है, अब मैं स्पेशल फोर्सेस का ऑफिशियल मेंबर बन चुका हूँ और ये किसी भी चाइना की सोल्जर के लिए एक बहुत बड़े ऑनर की बात है। अब मैं स्पेशल फोर्स का मेंबर बन चुका हूँ और बाद में मैं बाकी सभी सोल्जर्स का किंग बनूंगा। और साथ ही वो मो को पीटते हुए अपने मन में इमेजिन करता है और आगे सोचता है, मैं स्पेशल फोर्स का एक ऑफिशियल मेंबर बन चुका हूँ और वो अभी भी एक कॉमनर है, तो आखिर उसके जैसा कोई इंसान मेरे साथ कंपैरिजन कैसे कर सकता है। जो सोच कर वो पागलों की तरह हंसे जा रहा था और उसके साथ के बाकी सभी सोल्जर्स उसे देखकर सोचते हैं, लगता है इस लड़के के दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। तो दूसरा सोल्जर कहता है, शायद ये ज्यादा खुश होने की वजह से पागल हो चुका है। तभी जाओलिंग उसे चिल्लाकर कहता है, लॉन्गजुन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी जाकर लाइन में पीछे जाकर खड़े हो जाओ। और बाकी सब लोग भी उसे अजीब तरीके से देख रहे थे। फिर जाओ क्विन उन सब लोगों को बताता है, इस बार हमारी बुलफैंग में केवल कुछ लोग ही सिलेक्ट हो पाए हैं और साथ ही इस बार हम लोगों ने एक माइटी इंस्ट्रक्टर को बुलाया है, तो तुम लोग इस चांस का फायदा उठाकर उनसे कुछ नए स्किल सीखने की कोशिश करना। ये बात सुनकर सभी लोग आपस में खुसफुसाते हुए कहते हैं, लगता है ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा, इसलिए जाओ क्विन जैसा एरोगेंट
इनोसेंट इंसान भी उसकी इतनी ज्यादा इज्जत कर रहा है। और लॉन्ग जून अपने मन में सोचता है मुझे इंस्ट्रक्टर के सामने अपने स्किल्स दिखाने होंगे, जिससे मैं उनसे कुछ नए मूव सीख कर उससे मुंह को पीटूंगा। जाओ क्विन उन लोगों की इस खुसफुस को सुनकर उन लोगों को शांत करने का कहता है और बताता है न्यू इंस्ट्रक्टर कुछ ही वक्त में यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए तुम लोग अब जल्दी से चुप हो जाओ। पर फिर देखते ही देखते 2 घंटे से भी ज्यादा हो जाते हैं और वहाँ पर कोई भी नहीं आता। सभी सोल्जर्स नए इंस्ट्रक्टर की बुराई करना चालू कर देते हैं और कहते हैं इसके अंदर तो कोई भी एथिक्स नहीं है, हम लोग यहाँ पर 2 घंटे से खड़े हैं पर अब तक वो यहाँ पर नहीं आया। पर जाओपिंग उन लोगों को शांत होने का बोलता है। तभी वहाँ पर एक कार आती है और उन लोगों को ऐसा लगता है जैसे न्यू इंस्ट्रक्टर यहाँ पर आ चुके हैं। पर तभी उस कार में से एक लेडी ऑफिसर उतरती है और उन लोगों के पास आकर उन्हें न्यू ऑर्डर्स देती है कि इस टियानजियान माउंटेन पर एक घुसपैठिया घुस आया है और तुम्हारे इन बुलफैंग सोल्जर्स को माउंटेन पर जाकर उस घुसपैठिए को ढूंढकर उसे खत्म करना है। ये सभी ऑर्डर्स तुम्हारे इंस्ट्रक्टर की तरफ से आए हैं। सभी सोल्जर्स ये बात सुनकर शॉक हो जाते हैं कि आखिर टियानजियान माउंटेन पर कोई घुसपैठिया आकर कैसे आ सकता है। और जाओ क्विन उस लेडी ऑफिसर से पूछता है कि हम लोगों को रियल गन्स को इस्तेमाल करना है, तो वो लेडी ऑफिसर उस पर चिल्लाकर कहती है ये बकवास क्वेश्चन करना बंद करो और जल्दी जो मिशन तुम्हें दिया है उसे पूरा करो। जो बोलकर वो उन्हें घूर कर देखती है और फिर अगले ही सीन में वो सभी रियल गन्स लेकर रेडी हो जाते हैं और माउंटेन पर जाने से पहले जाओ क्विन उन सबको बताता है कि ये पूरा एरिया जंगल से भरा हुआ है, इसलिए तुम लोग अपना ध्यान रखना और आसपास नजर बनाए रखना। फिर एक सोल्जर जाओ क्विन से पूछता है हमें किसी भी तरीके की मूवमेंट क्यों नहीं दिख रही, क्या ऐसा तो नहीं वो घुसपैठिया यहाँ से पहले ही भागकर निकल गया हो। तो जाओ क्विन कहता है क्या इसके अलावा कुछ और भी तो हो सकता है। लॉन्ग जून उससे पूछता है आखिर इसके अलावा क्या होगा। जाओ क्विन उसे बताता है ऐसा भी तो हो सकता है कि वो घुसपैठिया बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो और 2 घंटे से हम लोगों का यहाँ पर वेट कर रहा हो, वो यहाँ पर छुपा हुआ हो, इसलिए हम लोगों को उसकी कोई मूवमेंट नहीं दिख रही। सभी लोग इस चीज से चिंता में आ जाते हैं और सोचते हैं ऐसा हुआ तो हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। पर लॉन्गसून अपने मन में सोचता है वो घुसपैठिया तो कमाल है, अगर मैंने उसे यहाँ पर ढूंढ कर पकड़ लिया तो मैं तो यहाँ पर फेमस हो जाऊंगा। अब इन बेचारों को यहाँ पर क्या पता कि इनका जो इंस्ट्रक्टर है वही इन सबका यहाँ पर टेस्ट ले रहा है। तभी एक सोल्जर को जंगल में कुछ हिलता हुआ दिखता है और वो सब लोगों को उसकी तरफ इशारा कर कर बताता है। सभी उसकी साइड देखकर उसकी तरफ शूट करना चालू कर देते हैं, पर देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो जाता है। और लॉन्गसून गुस्से में बोलता है वो मेरे इतने सामने था उसके बाद भी मैं उसे हिट नहीं कर पाया। और हमें उन लोगों के पीछे एक साये को दिखाते हैं, वो उन्हें वहीं पीछे से देख रहा था। तभी एक और सोल्जर सामने की तरफ देखता है और कहता है वो वहाँ पर है। वो लोग उसे देखकर कहते हैं क्या ये यहाँ पर रुक गया, ऐसा क्यों लगता है कि ये हम लोगों की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो लोग फिर से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी वो अपना ट्रैप एक्टिवेट कर देता है जिससे वो सभी सोल्जर्स नेट के अंदर फंस जाते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।